अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदेद। और अभी मेरे चाय का कप भरा का भरा है तो मैंने वो पीना है, तो उसके बाद में ज़रा और जाग जाऊंगी। लेकिन हम आ गए हैं आपको जगाने के लिए। 9 बज गए हैं, सब काम छोड़ दें, आपने हमारा शो देखना है। और हमारे शो के हवाले से जो आप फीडबैक देते हैं उससे हमें अंदाज़ा होता है कि आप कितने शौक से, कितने इन्हिमाक से, कितना इंतज़ार करके सुबह सवेरे आप 6 बजे उठ जाते हैं कि आपने हमारा शो ऑन। क्या बात है, सुबह सवेरे से तैयारियां शुरू कर देते हैं कि देखिए खाली पेट हमें किसी किस्म का सदमा ना हो, तो इसलिए नाश्ता वाश्ता तैयार करके भरपूर तरीके से हम आपके सामने बैठे और आमने सामने हमारी ये कम्युनिकेशन हो, बिकॉज वी कम्युनिकेट थिंग्स टू यू कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, और आपका उस पर नुक्ता नज़र क्या है, तो आप भी सर हिला के या जुबान से भी जवाब दे सकते हैं, हम तक पहुंचे ना पहुंचे। इतनी इन्फॉर्मेशन है, हम उसमें से जो कहते हैं ना क्रूशल और जो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, उससे सिलेक्टिव चीज़ों को निकाल के एक पूरा आपके सामने गुलदस्ता प्रेजेंट करते हैं, तो ताकि आपको इधर उधर ज़्यादा जाना ना पड़े, इसलिए आप हमारे शो को ही देखते हैं। क्या? हाँ जी, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। अंजुमन सताइश भाई, सदफ अब्दुल जब्बार और हमारी पूरी टीम, उन सब का खैर मकदम। तो बात यह है भाई कि मौसम तब्दीली के असरात मौजूद हैं। हाँ। और आप कुछ मजीद कहना चाह रहे हैं? मैं मैच आज नहीं है कोई ना। हाँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये पराई शादी में जो दीवाने होते हैं ना, नाम लेना भी मुनासिब नहीं है। हमारे पड़ोस वाला तो जीत गए, एक दूसरे पड़ोस वाले जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, तो हमारी तो दिलचस्पी है थोड़ी बहुत इसमें। भाई दिलचस्पी इस एतबार से है कि हम ये देखते हैं कि व्हेन यू आर प्रोफेशनल तो फिर आप किस तरीके से वो करते हैं। अच्छा, कल जो अफगानिस्तान वाला मामला था, मैं उस पर सिर्फ एक चीज़ पे हैरान था कि ऑस्कर विनिंग जो जोनाथन ट्रॉट के इशारे के बाद जो गुलबदीन ने जिस तरीके से एक्टिंग की थी, ओहो हो, मतलब दैट वाज रिमार्केबल। जो कमेंटेटर थे वो हंस हंस के उनका बुरा हाल हो गया कि भाई वो क्या थी, वो इंजरी थी, और उसके बाद वो विकेटें भी ली उन्होंने 25 मिनट बाद, फिर दौड़ें भी लगाई, और कमेंटेटर ये कह रहे थे साइमन डूल और इसके अलावा इयन स्मिथ के भाई ये तो ऐसा लग रहा था कि किसी ने गोली मार दी है टांग में, और अब अचानक कितने फिट हो गए। लेकिन बहरहाल ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, अफगानिस्तान इज इनटू द सेमीफाइनल्स। हम देख रहे हैं जो हमारे क्रिकेटर्स हैं उनका काफ़ी उसमें रेज पाया जा रहा है, तो इस पर आगे चल के भी बात कर लेंगे। जरा आप सियासी मैदान की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि सियासी मैदान में जब जब मुज़ाकरात की बात होती है तो कहते हैं ना कुछ एक होप जाग जाती है, एक उम्मीद जाग जाती है। खास तौर पे जब ये कहा जाता है जी मईशत के लिए सब इकट्ठे हो जाएं, सब एक पेज पर हो जाएं, क्योंकि मईशत इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह IMF से रिलेटेड मामलात आगे बढ़े हैं, और फिर IMF की वजह से बहुत सारी शराइत मानी गई, जो बजट आया है जिसमें टैक्सेस की भरमार है, तो ऐसे में अगर ये अवामी नुमाइंदे एक पेज पर आ जाएं, अवाम का सोचें, अवाम की आवाज़ उठाएं, तो बहुत कुछ हो सकता है। बिल्कुल। तो मुज़ाकरात की खैर बातें हो रही हैं, इसके पीछे पसे पर्दा और भी ज़ाहिर है मामलात होते हैं, उनके अपने सियासी मफाद होते हैं सियासी जमातों के, जिसकी वजह से भी ये मुज़ाकरात होते हैं। तो कल हमने देखा पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, और ये बात उनके वालिद भी कहते हैं जो कि सदर मुमलिक कहते हैं, कि मिसाके मईशत के बगैर इस मुल्क के मसाइल हल नहीं हो सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि भाई अपोजिशन को हम वेलकम करते हैं, वो भी अपनी तजवीज़ चाहें तो दे सकते हैं। ये इज़हार ख्याल वो कौमी असम्बली में कर रहे थे, और वो ये कहते हैं कि देखें इख्तलाफ राय, हिज़्ब इख्तलाफ और हमारी राय ली जाती तो यानी हुकूमत को वो एक तरह से कह रहे थे, तो मईशत की जीत होती, माशी हालात बेहतर होते, सियासी तौर पर हमारी जीत होती। हमने एक नेशनल इकोनॉमिक चार्टर बनाना है तो फिर सबसे मशवरा होना पड़ेगा, ऑपोजिशन को भी दावत दिया जाए। हम बैठे आने वाले साल का बजट आ रहा है, आपका तजवीज़ क्या है? ऑपोजिशन के दोस्त है, उनको कुछ करने को मिलेगा, वरना वो इधर आके एहतजाज करके चले जाते हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स को अब नैब से एग्जेम्प्ट करवा दे, जैसे आपने SIFC की मंसूबे को एग्जेम्प्ट करवा। नैब और पाकिस्तान की मीशत साथ साथ नहीं चल सकती, ये हम सब की मंशूर में मौजूद है। हमने नैब को खत्म करना, जो नैब के सबसे बड़े हामी थे वो भी शायद आजकल इस कदम को सपोर्ट करें। एक दूसरे को जेल भेजने की जरूरत नहीं है। हुकूमत को यकीन दिलाना चाहूंगा कि जैसे उनका कोशिश महंगाई का मुकाबला हो और मुआशी बहरान से इस मुल्क को निकाला जाए, हम कंसल्टेशन में होंगे, हम आपके साथ होंगे। अच्छा जी, तो राना सनाउल्लाह साहब का इस पर स्टेटमेंट सामने आया। वो कहते हैं कि सियासी सूरत हाल का वाहिद हल मुज़ाकरात हैं, और आगे चलकर मुज़ाकरात का ही रास्ता निकलेगा। और फिर उसके साथ साथ ये भी कहा कि महमूद खान अचकज़ई से हुकूमत का रब्ता हुआ है। फिर ARY का जो प्रोग्राम है ऑफ द रिकॉर्ड, उसमें गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि हम समझते हैं कि अपोजिशन इत्तेहाद हमारे ख़िलाफ़ नहीं है। हुकूमत को मौलाना फजलुर रहमान से मुतालिक पूरी तसल्ली है, यकीन है कि वो जमहूरियत और आइन से बाहर नहीं जाएंगे।
तो चले बड़ा तो श्योरिटी है भाई उनको। हाँ, ये इस श्योरिटी और ये जो बिलावल भुट्टो क्या कह वजह रहे है हैं, इसकी? हाँ, इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेनेटर वलीद इकबाल साहब ने हमें ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच वलीद इकबाल साहब। ज़रा पहले बिलावल भुट्टो सुबह की खैर। यस सुबह खैर, बिलावल भुट्टो की इस तजवीज़ पर जो कि काफ़ी अरसे से इस तजवीज़ के बारे में बात करते आ रही पीपल्स पार्टी, वो है मिसाक़े मईशत। फिर वो ज़ाहिर है कहते हैं कि अगर हमसे भी तजवीज़ मांग ली जाती, हिज़्ब इख्तिलाफ़ से भी तजवीज़ मांग ली जाती, तो सियासी तौर पे भी मामलात बेहतर होते, माशी तौर पर भी बेहतर होते। तो आप उनकी इस बात से इत्तेफाक करते हैं, और अगर पीपल्स पार्टी से बातचीत आगे बढ़े तो फिर ऑन बोर्ड होंगे इन तमाम मामलात पर? जी, मैं असल में सदफ आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। आपने ये अल्फाज अभी इस्तेमाल किए थे कि हमको चाहिए कि अवाम का सोचें, अवाम की आवाज़ उठाएं। तो मेरे ख्याल में उसके लिए तो हमें 8 फरवरी पे ही वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से अवाम की आवाज़ को उसमें गला घूंटा गया है उस सारी खुली वारदात में, तो वो ये जो आप जिनके आप नाम ले रहे हैं, जिन पार्टीज के और उनके उम्मीदवारों के और उनके अब जो असेंबलियों में बैठे हैं, ये तो अपने अपने घरों से नहीं जीते हुए, ये अपने मोहल्लों से नहीं जीते हुए, ये अपने घर वालों के वोट इनको नहीं मिले हुए, इनको हमारे पर मुसल्लत करके बिठाया हुआ है। इनसे क्या बातचीत हो सकती है जी? और ये अलबत्ता अगर ये हमने मुसलसल यही मौक़िफ़ रखा है, अगर ये अपना जो चुराया हुआ मैंडेट है ये इसको सरेंडर करें, उससे दस्तबरदार हों, फिर कोई बात हो चाहते हैं ना नहीं तो अदरवाइज मूव ऑन कर जाएं, अवाम की खातिर आप मूव ऑन कर जाएं। मिसाकी मईशत तो तभी होगा ना, ये पीछे तो नहीं जाना चाहेंगे। नहीं जी, अवाम में मैं ये समझता हूँ ये सारी बातें जो हैं ये आपस में मुंसलिक हैं। अच्छा। और जिनको हम देखें जी, हर पाकिस्तानी पाकिस्तान का खैर खा होता है, हर पाकिस्तानी चाहेगा कि पाकिस्तान तरक्की करे, हर पाकिस्तानी चाहेगा कि पाकिस्तान मजबूत हो, पाकिस्तान महफूज हो, पाकिस्तान के लोग जो हैं वो खुशहाल हों और दहशतगर्दी का निशाना मत बने। लेकिन उसके लिए सबसे पहली शर्त जो है वो यही है कि पाकिस्तान के लोगों की राय को फौकियत दी जाएगी, मुकद्दम समझा जाए, जो ये सूरत हाल अभी तक हमारे सामने नहीं है। इसलिए हमने भी मुज़ाकरात की हद तक यही बात जो है मुसलसल करते आए हैं। अच्छा सेनेटर साहब, जो इस वक्त एक चीज़ पे मैं आपका नुक्ता नज़र जानना चाहूँगा। हम उनसे पहले बात करेंगे और फिर आगे देखा जाएगा। और ये इस तरह के माहौल के अंदर अब आप देखें कैसी कैसी खबरें आ रही हैं जी, मैं दंग रह गया हूँ। अच्छा एक चीज़ मुझे बताइएगा सेनेटर साहब, मैं ये जानना चाह रहा था बेसिकली बिलावल भुट्टो साहब का जो स्टेटमेंट है, इफ़ यू कुड हेयर मी। मैंने कहा जी पाकिस्तान की तारीख को मैंने पढ़ा हुआ है, ये 5000 के करीब लोगों के ऊपर MPO लगाना, ये तो। अच्छा वलीद इकबाल साहब, अगर आप सुन सकते हैं, वलीद इकबाल साहब से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बिलावल भुट्टो साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है कि नैब और मईशत ये साथ साथ नहीं चल सकते, फिर उन्होंने कहा कि जैसे दीगर like to reconnect him। हाँ, हमें उन्हें रिकनेक्ट करने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ये बड़े अहम बयानात हैं। दूसरे ये कि मौलाना फजल रहमान के हवाले से बड़ी इतनी श्योरिटी, इतना यकीन कि वो कहीं नहीं जाएंगे, बिकॉज मौलाना साहब हमेशा 1973 के आइन की बात जी करते हैं। जी जी। और आपको याद है कि वो खबर साहब से भी जब हमारी बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि भाई ये तो एक दो मुलाकात हो जाए उनसे हुकूमत की, तो उनकी बड़े छोटे छोटे इस तरह के मसाइल होते हैं। जाहिर है कि हर कोई चाहता है कि मुल्क में। अच्छा जी, वलीद साहब हैं हमारे साथ। वलीद साहब, मैं बेसिकली ये जानना चाह रहा था कि एक तो मईशत और नैब से मुतालिक बात हुई, एक चीज़ ये है कि मिसाक़े मईशत की बात हो रही है, दूसरा नैब से मुतालिक जो बिलावल साहब का स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि हमें एक दूसरे को जेल भेजने की क्या ज़रूरत है और नैब के महकमे का ख़ात्मा होना चाहिए, और ये वो लोग भी चाहते हैं जो पहले उसको सपोर्ट करते थे। अब मेरा इसमें क्वेश्चन क्या है, क्या ये इस नैब के महकमे की कैपेसिटी पे बात हो रही है कि इतनी मतलब ये नाअहली रही है नैब की कि रिकवरी के दावे तो होते रहे हैं लेकिन रिकवरी हुई नहीं, पैसा रिकवर नहीं किया गया, या कोई और वजह है जिसकी बुनियाद पर बिलावल साहब ये स्टेटमेंट दे रहे हैं? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि मैंने जो आपके पिछले सवाल का जवाब दिया है वो आप तक पहुँचा है? जी जी, हम तक पहुँचा, हमारी आवाज़ आप तक नहीं पहुँच पा रही थी, दैट वाज द प्रॉब्लम। हाँ, हम आपको सुन पा रहे थे। हम तो आपको सुन पा रहे थे जी। मैं यही अर्ज़ करना चाह रहा था, ये मैं नैब के बारे में भी बात करता हूँ, लेकिन मैं मुसलसल मैं भी यही कह रहा हूँ आपको अभी, और हमारा मौक़िफ़ भी यही है कि ये बातचीत करना किसी इदारे के बारे में कोई तरामीम करके उसको कि कुछ मामलात को उसके अंदर रखना या बाहर करना, वो बात की बातें हैं। पहली बात तो ये है कि अवाम का सोचें और
अवाम की आवाज़ उठाएं, ये सदफ आपके अल्फाज थे, मैंने वहीं से शुरू की थी बात। तो वो तो सोचने वाली बात तो फिर 8 फरवरी पे वापस चली जाती है, और हम उसके पीछे जाए बगैर आगे नहीं जा सकते, क्योंकि जो लोग अपने मोहल्लों से नहीं जीते, अपने घरों से नहीं जीते हुए, अपने शहरों से नहीं जीते हुए, वलीद वो वहाँ साहब, पे असेंबलियों के Would साथ it be a बैठे deadlock then? वो फैसले सॉरी करेंगे टू नैब के इंटरप्ट बारे यू, में या इस किसी वक्त और चीज़ के बजट बारे पर में। बहस वो जारी तो है, बात- इस वक्त बजट पर बहस जारी है। बिलावल साहब की जो स्पीच है वो भी इसका हिस्सा है। एक आध दिन में ये अप्रूव हो जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। और आपको पता है कि इस वक्त चाहे वो मिडिल क्लास हो, अपर क्लास हो, लोअर क्लास हो, सबके ऊपर एक तरीके से जो टैक्स का बोझ आके गिरा है। एज पार्टी आप लोगों के पास क्या प्लान है, क्या होना चाहिए, क्या तजावीज़ हैं जो बिलावल भी मांग रहे हैं आपसे? तो और वो कह रहे हैं अगर हमसे पहले पूछा जाता तो बजट बेहतर आता। डू यू एग्री विद दैट? देखें जी, हमारी तजावीज़ जो हैं वो बिल्कुल किसी भी उनके ऊपर कोई सेनेट के अंदर भी पेश की गई, नेशनल असेंबली के अंदर भी, और अदरवाइज भी अपना मंजर आम पर हम लेके आए हैं। और ख़ास तौर पे हमारे जो तर्जुमान हैं मुजम्मिल असलम साहब, और जो मुशीर भी हैं केपी की हुकूमत के, उन्होंने वो तजावीज़ पेश की हुई हैं, उन पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ। मैं तो बार बार यही कह रहा हूँ कि ये, और देखें, हर पाकिस्तानी चाहेगा पाकिस्तान खुशहाल हो, हर पाकिस्तानी चाहेगा पाकिस्तान तरक्की करे, पाकिस्तान महफूज हो, पाकिस्तान के लोग दहशतगर्दी से आज़ाद हों, उसके बिल्कुल जी। निशाना ना बने, लुक़मा अजल ना बने। लेकिन इन सारी बातों के लिए सबसे बुनियादी शर्त जो होती है वो यही है कि अवाम की आवाज़ को फ़ौक़ियत मिले, और अवाम की राय के ऊपर इस तरह का डाका या इस तरह की खुली वारदात ना डाली जाए जो कि 8 फरवरी को हुई है। इसलिए हम जिस किस्म की कैफियत में हम इस वक्त हैं, जिस तरह से हमारी असेंबलियां इस वक्त काम कर रही हैं, जिस किस्म के अफराद पर वो मुश्तमिल हैं, और जिस तरह से वो इन असेंबलियों तक पहुंचे हैं, वो सबको पता है। और ये बिल्कुल अवाम का मैंडेट नहीं रखते। देयर कैन बी नो रिप्रेजेंटेशन, देयर कैन बी नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। ये पुराना असूल है, और ये सदियों पुराना असूल है। और ये जो नाम नहाद अवामी नुमाइंदे हैं जो ये जिस तरह से बातें कर रहे हैं, अच्छा। ये अवामी नुमाइंदे असल में नहीं हैं। इसलिए हमने यही कहा है कि बिल्कुल कोई, हम चाहेंगे पाकिस्तान में मईशत तरक्की करे, उसके लिए कोई मिसाक करना हो करे, ज़रूर करेंगे। जमहूरियत के लिए कोई मिसाक हो, ज़रूर करें। लेकिन उसमें सबसे जो इख्तियार रखने वाले लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे, उनसे जो है मिसाक Okay. जो है वहां से आप शुरुआत कह रहे हैं होगी। जिनके अच्छा। पास और उसके लिए इख्तियार बहुत, है अब देखें, अब सुप्रीम कोर्ट उनसे के जजेस बात ने भी ये करेंगे। कहना शुरू कर दिया है। देख रहे हैं वो मखसूस नशिस्तों की जो केस की समाअत हो रही है, उसमें चलें, कुछ जज दैट्स साहिबान अ ने किस तरह से सब्जुडिस मैटर। ऑब्जर्वेशंस तो दी हैं कि सबसे उसके पहले 8 फरवरी का जायजा लें कि किस तरह से। बिल्कुल, वो तो सब्जुडिस मैटर है। थैंक यू सो मच। इकबाल साहब कहते हैं कि जी मिसाक होना चाहिए, लेकिन एक फिर वही सवाल जो कि तहरीक इंसाफ करती आ रही है कि हम इन जमातों से करें, इन लोगों से करें। सो आई थिंक इसको फिर ना ही समझें हम। बिल्कुल जी, फिर गल मुक गई है तो गल बद जाएगी। वजह उसकी ये है कि अगर इस वक्त जो है वो जो लूमिंग जो हमारे साथ प्रॉब्लम है, जो सिचुएशन है, वो है बेसिकली सारी की सारी मईशत से मुतालिक और ये बजट से मुतालिक, जिसको अक्सर औकात न सिर्फ सदफ अब्दुल जब्बार बल्कि हमारे बेशतर सियासतदान टैक्स कह जाते हैं। वजह उसकी यह है कि उसके अंदर टैक्स का जो बोझ डाला गया है, जिस तरीके से चीखें निकाली गई हैं आवाम की, बिल वास्ता बिला वास्ता, आप सोच नहीं सकते कि कितना आपका आपकी इनकम डिक्रीज हुई है इससे। डिपार्टमेंट है जो नहीं छोड़ा गया, लाइक आप हेल्थ डिपार्टमेंट देख लें, उसके लिए जो आपको सर्जिकल आलात चाहिए, जो मशीनरी चाहिए, जो टेस्ट के लिए मशीन्स चाहिए, मेडिकल इक्विपमेंट चाहिए, उस पर भी सेल्स टैक्स लगा मेडिसिन दिया इसके है। हट के नॉर्मल यूज़ की आप ये देखें कि क्या से क्या हो गया। बहरहाल अब ज़रा बात कर लेते हैं एक और चीज़ जो कि कराची बिलखुसूस कराची गर्मी के सताए और हुए बिलउमूम लोग। हाँ। पूरे मुल्क को मुतासिर की हुई है। ये जो हमने पीछे आप देख लें थर्मामीटर भी दे दिया इतना बड़ा, तो ये बता रहा है कि किस कदर शदीद गर्मी है और शदीद गर्मी से हम किस हद तक मुतासिर हैं। लोग परेशान हैं, लोग आप ये सोचिए 2 दिन में जो गर्मी की सूरत हाल रही है उसने बहुत बुरा हशर किया है सबका। इतने सारे ऐसे लोग हैं जिनसे ऑफिस आते हुए आपकी सलाम दुआ हो रही है, वो कोई बता रहा है कि उनके घर का कोई फ़र्द जो है वो हीट स्ट्रोक की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट है। तो ये सोचें कि अब ज़रूरी नहीं है कि आप घर से बाहर हैं तो भी आप इससे मुतासर हो सकते हैं, बिकॉज बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहाँ पर लोड शेडिंग हो रही है, और वो सिर्फ 2-3 घंटे की नहीं, कई घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। एक मसला कराची में और बढ़ गया है, वो ये कि इस सूरत हाल में पानी नहीं मिल रहा जी। टैंकर से भी पानी अवेलेबल नहीं है, लाइनों में तो वैसे ही पानी नहीं आ रहा है। तो अब आवाम जाएं तो कहाँ जाएं? अब
हम आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी दे देते जी, हैं जी, हीट बिल्कुल। स्ट्रोक से मुतालिक किस बिल्कुल। तरीके से, क्योंकि जिस्म का जो दर्जा हरारत है वो बढ़ जाता है गैर मामूली तौर पर, और जितना आपको पसीना आने लगता है तो ये भी एक तरह से अलामत बताई गई है हीट स्ट्रोक की। साथ में कहा जा रहा है कि जी सर में बहुत दर्द होता है, सर चकराने लगता है, बेहोशी की कैफियत होने लगती है। तो इसकी वजह क्या होती है कि आपके जिस्म में पानी की कमी है और ज़्यादा पसीना आने की वजह से पानी की कमी है। दूसरे सुर्ख जल्द हो जाती है या खुश्क हो जाती है, सुस्ती, कमज़ोरी, ये वो अलामात हैं जो बताई जा रही हैं कि हीट स्ट्रोक है। अच्छा, अब इससे मैं बचाव के लिए क्या आपको एक किया बात जाए? बताऊं कि इसमें होता ही है कि हमारे तो माशाल्लाह से पाकिस्तानी और बिलखुसूस कराची के जो लोग हैं उनमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, गर्मी हो या सर्दी, और शदीद गर्मी में भी चाय ज़रूर पियेंगे। उनको कहेंगे कि कोई लिक्विड पी लें तो वो कहेंगे चाय पी लेते हैं, चाय से बढ़ के क्या हो सकता है। बोर हो रहे हैं तो चाय पी बहरहाल लेते हैं। एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़े, शाम के बाद या जब रात हो जाए तो बेशक आप चाय 1 के बजाय 3 कप पी लें, लेकिन दिन में आपने ये करना है कि आपने लाजमी तौर पर निमकोल का इस्तेमाल करना है, और फिर इसके साथ साथ जो है वो आपने जो हल्के रंग के कपड़े पहनने हैं, और साथ ही पूरा अपने आप को ढांपना है, सर आपने अपना लाजमी तौर पर कवर करना है, और इसके साथ साथ जब बाहर निकलें तो हल्का सा गीला कोई तौलिया या कोई ऐसी चीज़, रुमाल अपनी गर्दन पे लाजमी तौर पर रखें ताकि आप महफूज रह सकें इस तमाम तर सूरत हाल में, बिकॉज़ गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। और फिर अपने आसपास लोगों को देखें, हर किसी को नहीं पता कि वो किस सिचुएशन से गुजर रहा है। बाज़ औक़ात आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना छोड़ देती है, आप नॉर्मली आपकी बॉडी अलामात देती है कि भाई ये चक्कर है, आप इस वक्त आपको पानी की ज़रूरत है या आपको खुराक की ज़रूरत है, लेकिन इसमें ये होता है कि हमारी बॉडी कन्फ्यूजन का भी शिकार होती है बिकॉज द टेम्परेचर इज़ वेरी हाई। बिल्कुल, तो वन नीड्स टू बी वेरी केयरफुल। बाहर अगर आप निकल रहे हैं तो कोशिश करें छतरी का इस्तेमाल करें, धूप से बचाव के लिए शेड्स में रहें। और कुछ लोग हैं ज़ाहिर है एक्सरसाइज बहुत करते हैं, उनकी डेली रूटीन है, उनका लाइफस्टाइल है, कोशिश ये करें कि भाई थोड़ी हल्की फुल्की वर्जिश करें। दूसरे ये कि अगर आप जहाँ पे एक्सरसाइज कर रहे हैं वहाँ पर एसी या पंखे की सहूलत नहीं है तो थोड़ा आप एक्सरसाइज का ड्यूरेशन भी कम कर सकते हैं। तो बहरहाल ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अच्छा, फिर लोड शेडिंग का जो चक्कर है, हाय हाय हाय, कोई एक गम हो तो मदावा भी करें, सही बात है। दर्द दिल, दर्द जिगर, दर्द कमर तीनों हैं। ये शेर वैसे दर्दों से मुतालिक ये है, शेर आपने अभी भी बनाया है? लेकिन नहीं, ये वाक़ई एक शेर है। तो बात यह है कि इतने मसाइल हैं कि किस जानिब तवज्जो दें। यानी कि गर्मी है, लोड शेडिंग है, फिर बिजली दस्तयाब नहीं, बिजली दस्तयाब नहीं तो पानी दस्तयाब नहीं। यानी कि आप ना जाके नहा सकते हैं, ना फिर आप पानी की दस्तयाबी के हवाले से वैसे भी आप परेशानी का शिकार रहते हैं, फिर बिजली होती नहीं है तो पसीना सुखाए कहाँ। तो ये एक बड़ा मसला है जिसका एक बड़ा कराची के कड़ा अवाम को इम्तिहान और बन के ओवरऑल हमारे पास सामने है। गर्मी आई है इस बार, इस साल जो गर्मी पड़ रही है, बस उसका मवाजना हम किससे करें ये समझ नहीं आ रहा। और कल भी हमने देखा, गुज़िश्ता रोज़ कई इलाकों में एहतजाज भी हुए, और ज़ाहिर एहतजाज क्यों हो रहा है? लोड शेडिंग की वजह से और पानी की फराहमी ना होने की वजह से। तो बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे अनवर खान हमारे साथ हैं। अनवर बताइएगा, एक तो चले लोड शेडिंग का मामला है कि इलेक्ट्रिक ने देखना है, ये पानी का क्या मसला है? पानी भी नहीं आ रहा, क्या ये वजह है कि बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लोड शेडिंग ये वजह है या कुछ और वजह है? देखिए, पानी की अदम फराहमी की शहर के अंदर 2 अहम बड़ी वजूहत हैं। एक इसकी सियासी वजह है और दूसरी इसकी फ़नी और टेक्निकल वजह है। अच्छा। इसकी टेक्निकल वजह यह है कि अगर जब आप शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अचानक लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू कर देते हैं तो उसके नतीजे के अंदर कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के जो पंपिंग स्टेशन है उनको फ़ाल होने के अंदर उनको अपनी QC में आने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम दरकार होता है। उस दौरान अगर अचानक लाइट चली जाए, फ्लक्चुएशन आ जाए तो सप्लाई का वो सिलसिला रुक जाता है और अमूमी तौर पर शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पानी की सप्लाई कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के पंपिंग स्टेशन से शदीद मुतासर होती है, जिसकी जिम्मेदारी बिल्कुल टेक्निकी बुनियादों के ऊपर इलेक्ट्रिक के ऊपर आयद होती है कि जिसके नतीजे के अंदर लोड शेडिंग का एक तवील सिलसिला शुरू होता है। दूसरी जगह आप बात करेंगी कि कराची के अंदर पानी की अदम फराहमी की जो बुनियादी वजह बन रही है वो पाकिस्तान के अंदर कराची के अंदर एक पॉलिटिकल सिस्टम है। ये पॉलिटिकल सिस्टम गुज़िश्ता कई 30-40 सालों का एक अशरा है कि जिसके ऊपर मोहित है, लोग आते हैं, सियासी हुकूमतें आती हैं, हुकूमतें तब्दील होती हैं, हुकूमतों की तब्दीली के बावजूद ये निज़ाम बदस्तूर बरकरार रहता है। नहीं, हुकूमत तो यहाँ खैर तब्दील नहीं हो रही, हुकूमत तो पिछले 3 टेन्योर से वही आ रही है। चले ज़रा लोड शेडिंग की तरफ आ जाते हैं। ये बता दें, दौरानिया कितने घंटे हैं? कहीं पे हम 16 घंटे सुन रहे हैं, कहीं उससे ज़्यादा। तो कौन से इलाके ज़्यादा मुतासिर हैं? जी, इस वक्त कराची कमोबेश लांडी, कोरंगी, मरीर, गुलशन इकबाल, गुलशन हदीद, फेडरल एरिया, अंचोली, खुदादात कॉलोनी, औरंगी टाउन, बल्दिया,
जाफर तैयार, मलीर, ये तमाम वो इलाके के जो मुतासर हैं। उसके अलावा सुपर स्टार वाले इलाके जो कि बिजली को बिल पे भी करते हैं, वहाँ भी 6 से 8 घंटे की मदाफाती इलाकों के अंदर 16 घंटे की लोड शेडिंग रिकॉर्ड होती है। वो जो आपने बात करी, मैं बात कर रहा था हुकूमतों की तब्दीली इस हवाले से नहीं, 5-5 साल बाद की तब्दीली के बावजूद सुबह सिंध के अंदर ये सिस्टम बरकरार है। पूरा का पूरा एक सियासी कल्चर है जिसके अंदर तमाम स्टेक होल्डर शामिल हैं। वो मिलके इस कराची शहर के अंदर वो जो वाटर पंपिंग स्टेशन है उनको चलाते हैं और टैंकर के जरिए पानी दस्तियाब है, पानी आपके नलों में नहीं आएगा। ये एक सिस्टम है पूरा जी। ये बड़ा अलमिया है और लेट्स सी कि व्हाट हैपेंस देन। बहुत शुक्रिया आपका अनवर खान, आपने हमें तमाम सूरत हाल से आगाह किया। अच्छा, अब ये है कि गर्मी के दौरान ये होने वाली जो अमवात हैं इन पर इंक्वायरी का ऐलान किया गया है वज़ीर दाखिला सिंध की जानिब से। ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं कि ऐसे वाक़यात की इंक्वायरी ज़रूरी है और फिर वजूहात का पता होना चाहिए, और अगर तहकीकात में बिजली के लोड शेडिंग अहम वजह साबित हुई तो के इलेक्ट्रिक के मुंतज़मीन और ज़िम्मेदारान पर कत्ल के मुकदमात दर्ज किए जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट जी उनकी जानिब से सामने आया है, इस मुतालिक उन्होंने ये बात की है। क्योंकि अभी जिस तरीके से हमने रिपोर्ट किया और मीडिया पर और इधर उधर ये रिपोर्ट हो रहा था कि मामूल से ज़्यादा ये केसेस इस तरह के सामने आ रहे हैं, लोगों की अमवात हुई हैं। कल भी 3 अफराद जान से ये खासा कंसर्निंग है। तो 3 दिन में 23 अफराद बिकॉज ऑफ द गर्मी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ बहुत सारे, मतलब अब ये तादाद 20, 30, 40 में नहीं है, तकरीबन 500, 600 उससे भी ऊपर नंबर चला गया है जो हीट स्ट्रोक से मुतासिर हैं और हॉस्पिटल में एडमिट हैं। तो एक हफ्ते के दौरान जी 100 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि 2 अफराद इंतकाल भी कर गए हैं। और हीट स्ट्रोक से हॉस्पिटल ये कह रहा है कि कोई अमवात तो नहीं हुई है, लेकिन ताहम तेज़ बुखार, डिहाइड्रेशन, गैस्ट्रो समेत दीगर जो अमराज हैं ये मामूल से ज़्यादा बढ़ गए हैं। तो ये बड़ी तशवीशनाक बात है। और बुखार के भी 35 अब्बासी शहीद अस्पताल में बुखार के 100, गैस्ट्रो के 60 मरीज रिपोर्ट हुए हैं। चलिए जी, तो इस पर बात कर लेते हैं कि हुकूमत तो जो करना है कर रही है, या जो नहीं करना वो नहीं कर रही, और जो करना है वो भी नहीं कर रही, लेकिन अवाम क्या कर सकते हैं, तो उनकी मदद थोड़ा सा हम भी करना चाहेंगे। हम हीट वेव से बचाव किस तरह से मुमकिन है, क्या आप थोड़े बहुत वो इक़दामात कर सकते हैं जिनसे आप अपने आप को महफूज रख सकते हैं, इस पर गुफ्तगू के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सीनियर डायरेक्टर मेडिकल सर्विसेज KMC और जनरल फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद अली अब्बासी साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस मोहम्मद अली अब्बासी साहब। भाई, सबसे पहली बात यह है कि हीट वेव बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि हमारी बॉडी के लिए भी कन्फ्यूजिंग है। क्यों लगती है? हम खाना खाते हैं, प्यास लगती है, पानी पीते हैं। इसमें हीट वेव में हमारी बॉडी कंफ्यूज क्यों होती है कि हमें अंदाज़ा क्यों नहीं हो पाता कि हमें पानी की इतनी ज़रूरत है या नमकियात हमारे इतने जिस्म से जा रही है? क्या हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी हीट मुतासर करती है? होता क्या है सर? एक्चुअली जैसे हर चीज़ में एक प्रिकॉशंस होती है। एक जब आपको कोई प्रॉब्लम हो जाती है तब आप क्या कर सकते हैं। प्रिकॉशन में अब जैसे प्यास लगती है तो आप पानी पीते हैं, ठीक है। ये जो मौसम है इसमें आपको प्यास का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, हमें एक हैबिट्स बनाना चाहिए कि हमें 15 से 20 गिलास, जितनी स्वेटिंग हो रही है तो 15 से 20 गिलास पानी डेली पीना चाहिए। ये जो हमारी हैबिट्स है बाहर का खाना खाने की, जैसे साफ फल का ना होना, फलों का इस्तेमाल यकीनन करें, जूसेस वगैरह ज़्यादा पिएं, लेकिन हमें फास्ट फूड वगैरह उसको अवॉइड करना चाहिए। चिली डाइट जो होती है, जो जिसमें मिर्च मसाले हों, और गोश्त का इस्तेमाल, ये चीज़ें, सब्जियों का इस्तेमाल हमें ज़्यादा करना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ मैं जानना चाहूँगी, बिकॉज ये बहुत जो अलामात जो अभी मैं अपने नाज़रीन से शेयर कर रही थी, ये बड़ी जनरल सी अलामात हैं, सर चकराना, सर दर्द हो जाना, गर्मी महसूस होना, लेकिन एक्चुअली हीट स्ट्रोक की अलामात हैं क्या? कब लोग अलार्म फील करें इस हवाले से? देखिए, जब भी अगर आप समझते हैं कि आपको सन एक्सपोजर हो रहा है, पहले तो आप कोशिश करें कि अगर सफ़र करें तो अगर बस स्टॉप पर खड़े तो शेडेड जगह पर खड़ा हूँ, शेड होना चाहिए। वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि शेड प्रोवाइड करें, और ऐसे ही पानी इजीली अवेलेबल होना चाहिए। वो अनफॉर्चुनेटली ऐसा है नहीं मुख्तलिफ बस स्टॉप पे या रोडों पे। लेकिन कोई हीट स्ट्रोक का शिकार हो गया है, उसे कैसे पता? अब अगर आपने ऐसा आप समझते हैं कि आपने सन से एक्सपोजर हुआ है और आपको समझते हैं मतली हो रही है, डिजीनेस आ रही है, चक्कर आ रहे हैं और दिल की रफ्तार धड़कन जो है वो तेज़ हो रही है, और करीबी लोग मुशाहिदा करें आप इर्रेलेवेंट गुफ्तगू कर रहे हैं, यानी आप नॉर्मल ऐसी बातें स्लर्ड स्पीच कर रहे हैं, तो जो करीबी लोगों उनको समझ जाना चाहिए कि ये डिसओरिएंटेशन है और ये डिहाइड्रेशन की अलामत है। ऐसे मरीज़ को फ़ौरन ठंडी जगह पर रखना चाहिए और एम्बुलेंस का इंतज़ाम करना चाहिए और करीबी हेल्थ फैसिलिटीज़ को पहुँचाना चाहिए। लेकिन माज़रत के साथ जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है वहाँ पर एडिक्वेट पानी की फराहमी होनी चाहिए, ORS की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, ये जो आई इन्फ्यूजन्स हैं, तो जैसे हम आपने अभी बताया कि आप ऑडिट होगा, डेड बॉडीज़ का ऑडिट होगा। एक्चुअली ऑडिट हमें ये होना चाहिए जब हीट वेव का अलर्ट
इदारे की तरफ से आता है, मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से, तो वाटर बोर्ड को इंस्ट्रक्शन जाने चाहिए, अस्पतालों को इंस्ट्रक्शन जाने चाहिए कि वो स्टॉक रखें इन चीज़ों का, डॉक्टर्स की अवेलेबिलिटी बनाएं, उनकी अवेयरनेस दें। घर में क्या किया जा सकता है अगर घर में देखिए कुछ कमरे गर्म होते हैं, कुछ ठंडे होते हैं, तो जो मैक्सिमम जो ठंडी रूम है वहाँ पे लोगों को ज़्यादा रहना चाहिए। ओवर क्राउडिंग भी एक मसला है, तो ओवर क्राउडिंग भी नहीं होनी चाहिए, लेकिन घर में जैसे डायरेक्ट जहाँ सन एक्सपोजर और उस रूम में ना रहें। सर एक और चीज़ भी है ना कि देखें, दो चीज़ें मुतासिर करती हैं। घर के अंदर रहते हो ना, ह्यूमिडिटी हब्स, आपको बहुत ज़्यादा सांस लेना भी आपके लिए मुहाल होता है, उससे भी घबराहट और ब्लड प्रेशर वगैरह आपका हाई एटसेट्रा हो जाता है। तो ऐसे में फिर अब पानी भी दस्तयाब ना हो, अब बिजली भी ना हो, तो फिर बंदा करे तो क्या करे। हंगामी तौर पर आप घर में रहते हो, क्योंकि बाहर जब कोई निकला हो तो फिर तो आप देख सकते हैं कि चलिए जी ये साइंस एंड सिम्टम्स है। घर में कैसे क्या नोटिस करें? आपने जैसे घर में आपने जैसे कहा कि अब ख़वातीन है वो किचन में काम करती हैं, अब यकीनन उनके लिए बहुत ज़्यादा बड़ा उनको हीट को टॉलरेंस, तो इसलिए वो लॉन्ग एक्सपोजर किचन में ना रखें, अपने शॉर्ट वक्फों में किचन में काम करें, कंटिन्यूस 1 आवर्स के लिए किचन में ना रहें। और ऐसी मैंने आपको बताया कि जो ऐसे कमरे जहाँ डायरेक्ट सन एक्सपोजर, उसको भी अवॉइड करें। ये जो ग्लूकोज ORS इनका इस्तेमाल किया, ORS तो लाजमी है, यकीनन बिल्कुल ORS तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नमकियात जिस्म में से जा रही होती है। मेन जो कॉज ऑफ डेथ यही होती है कि डिहाइड्रेशन होता है और इलेक्ट्रोलाइट इनबैलेंस हो जाता है, इससे न्यूट्रिशन होती है, और मेन कॉज जो होती है डेथ की ये डिहाइड्रेशन ही इसलिए होती है। और ख़ासतौर पर जो TB के पेशेंट हो, हार्ट के पेशेंट हो, और जिनको ब्लड प्रेशर रहता हो, तो उनको वो दे आर एट मोर रिस्क। मुझे एक और बात बताएं कि हम लोग बाज़ औक़ात हम लोग जज्बाती होकर बहुत जल्दी इक़दाम, मिसाल के तौर पर कोई गर्मी में अगर डिहाइड्रेटेड शख्स है, उसके ऊपर फ़ौरन आपने पानी फेंकने शुरू कर दिया, वुड इट हेल्प हिम इमीडिएटली या शॉक लगेगा उसकी बॉडी को इससे? अगर उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, यानी 103 104 टेम्परेचर हो रहा है, तो हमें तो टेम्परेचर को डाउन करना है हर सूरत में ना। लेकिन अगर 100 है या 101 है तो उस पर इमीडिएटली हमें इस तरह का स्टेप नहीं लेना चाहिए। लेकिन 102 से ऊपर टेम्परेचर हो तो हमें इमीडिएटली उसको नीचे लाने के लिए ठंडी जगह पर रखना चाहिए और पानी का शावर भी किया जा सकता है। और डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ बड़ा कल्चर है ये, दिस इज़ आवर कल्चरल थिंग, चाय कितनी गर्मी हो, चाय की मिकदार जो है वो कम नहीं होगी। सुबह दोपहर शाम गर्मी लग रही हो, बोर हो रहे हो, टाइम पास नहीं हो रहा हो, चाय पीनी है, तो चाय कितनी ख़तरनाक है इस सूरत हाल? देखिए ना, पानी इज़ द आइडियल थिंग। जैसे अभी मैं आपके ऑफिस में आया तो मुझे सबसे पहले चाय की ऑफर की, एक्चुअली तो मैंने कहा नहीं, अब पानी पिलाएं, तो पानी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। अब जैसे कोल्ड ड्रिंक है, अच्छा ये भी मैं एक ख़ास बात बताना चाहूँगा कि लोग कारों में जो सफ़र करते हैं, तो वहाँ अगर लाइटर रखा होगा वो बड़ा डेंजरस है, क्योंकि वो एक्सप्लोड कर सकता है। कोल्ड ड्रिंक अगर आपकी वहाँ गाड़ियों में रखी हुई हो, और अगर आप 10 मिनट भी, जो आजकल टेम्परेचर चले उसमें गाड़ी बाहर खड़ी होती है और उसके दरवाजे नहीं खुले हों, और आप उसमें किसी बच्चे को छोड़ दें या आप खुद भी इमीडिएटली गाड़ी में कोई ऐसे आइटम ना रखें जब गाड़ी बंद है, परफ्यूम्ड हो या परफ्यूम हो या फिर स्प्रेज हो जी, एक्सप्लोड हो सकता है। बिल्कुल, इसको भी हमें एहतियात करने की ज़रूरत है, क्योंकि धूप में खड़े खड़े गाड़ी भी हीट अप हो जाती है, बहुत जल्दी हीट अप। सर और एक और चीज़ भी है ना कि गाड़ी में चूँकि प्लास्टिक है और तरह तरह के मटेरियल होते हैं, तो गैसेस भी बन रही होती हैं, तो उन लोगों के लिए भी मशवरा है कि जब आप दरवाज़ा खोलें तो थोड़ी देर के लिए क्रॉस में आप अपनी विंडोज़, यानी कि फ्रंट वाली और बैक वाली विंडो खोल दें, ताकि गर्म हवा जो है वो बाहर निकल जाए और गैसेस निकल जाएँ। जी बिल्कुल, लाइट ड्रेसेस पहने, लूज क्लॉथ होने चाहिए आपके पास, और अगर बाहर जाएं तो आपको सन ग्लासेस का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि आई की प्रॉब्लम्स भी आती हैं इसमें। यूवी इंडेक्स देखिए इतना बढ़ चुका है, कंजक्टिवाइटिस भी काफ़ी फैला हुआ है इस हीट की वजह से, कंजक्टिवाइटिस, एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। तो ये आपकी स्किन में क्या अलामात फील होती है? ड्राई हो जाती है, रेड हो जाती है? जी, स्किन ड्राई हो जाती है, रेड हो जाती है, इचिंग होती है, उसमें इचिंग होती है, क्योंकि अब तो कोई मॉइस्चराइजर भी लगाओ तो दम घुटने लगता है, इतनी गर्मी है, तो फिर ना लगाओ तो फिर इचिंग हो रही है, स्किन ड्राई हो रही है। जी, तो इसलिए अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, डायरेक्ट सन एक्सपोजर से जितना बच सकते हैं उतना बचें, और आई ग्लासेस का इस्तेमाल, सन ग्लासेस का इस्तेमाल लाजमी तौर पर करें। और मैं ये कहूँगा कि कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होने चाहिए। एक्चुअली पूछा जाए कि जब देखिए अभी हीट वेव एक रेगुलर फीचर हो गया है, तो जब महकमा मौसमात की तरफ से अलर्ट आता है तो वाटर बोर्ड को डायरेक्टिव जाने चाहिए कि जनाब आपको क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, KSC को डायरेक्टिव जाना चाहिए कि आपको क्या स्टेप लेने चाहिए, बजाय कि जब डेथ हो जाए आप उनका पोस्टमार्टम करें। यकीनन वो भी एक ज़रूरी है, लेकिन हमें तमाम जो भी डिपार्टमेंट्स है, जैसे जो जिनकी बस स्टॉप पे टॉयलेट बनाना है, पानी की फैसिलिटी है, वाटर बोर्ड, KMC
और मैं इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले डीसीज वगैरह और ये सब कैंप्स लगाया करते थे। इस दफ़ा मैं माजरत के साथ कहूँगा कि वो कैंप्स हमें नहीं दिखाई दे रहे। दिखाई नहीं बिल्कुल दिखाई आपने नहीं सही राइटली पॉइंट आउट किया। थैंक यू सो मच डॉक्टर मोहम्मद अली अब्बासी साहब। और पानी नागुज़ीर है, पानी के बगैर ये गर्मी, इस शिद्दत की गर्मी, इसको से आप नहीं लड़ सकते। इसके लिए ज़रूरी है कि आप जितना पानी पीते हैं ना उसकी मिकदार बढ़ा दें। और जो डॉक्टर साहब ने बात कही वो ये कि अगर आपको प्यास नहीं भी लग रही तब भी आप पानी पिए, क्योंकि जितनी स्वेटिंग हो रही है उसको आपने बैलेंस करना है क्योंकि पता भी नहीं चलता है और आप बहुत ज़्यादा लूज़ कर जाते हैं पानी और नमकियात, और आपका जिस्म जो है वो 70% पानी पे कंसिस्ट करता है, तो यू नीड वाटर टू स्टे अलाइव। अच्छा जी, अब ये है कि गर्मी के तोड़ के बहुत से तरीके हैं। कई लोग खुराक के ज़रिए उसका तोड़ करने की कोशिश करते हैं। कई लोग जो हैं अब क्या करते हैं कि इस गर्म मौसम में स्विमिंग पूल का रुख कर लेते हैं और स्विमिंग पूल में जाके डुबकियाँ लगा के फिर वो बड़ी तफरी हासिल करने की कोशिश करते हैं। तो राफ़े हुसैन ने इसी मुतालिक जी रिपोर्ट तैयार की है, देखें ज़रा। मिलाती धूप, दर्जा हरारत में इजाफा, गर्म हवाएं और इस पर लोड शेडिंग का अज़ाब। शहरियों ने गर्मी से बचने का तोड़ निकाल लिया। गर्मी के सताए शहरियों ने बच्चों, फैमिलीज और दोस्तों के हमरा स्विमिंग पूल्स पर डाल लिए हैं डेरे और कर रहे हैं गर्मी को बाय बाय। तैराकी बन चुका है बच्चों और नौजवानों का मशगला। पूल का ठंडा पानी देता है राहत का एहसास। शहरी कहते हैं गर्मी भगानी है तो डुबकी लगानी है। गर्मियाँ आजकल बहुत ज़्यादा हैं, तो ये स्विमिंग आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है कि आप यहाँ पे आओ एंजॉय करने के लिए, अपनी स्विमिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। गर्मी में सुकून नहीं है, यहाँ के स्विमिंग पूल में थोड़ा ठंडा महसूस हो जाता है, जिससे हमको रिलैक्स हो जाता है थोड़ा। यहाँ बहुत मजा आता है, हम स्विमिंग करने आते हैं। शहरी कहते हैं घर में ना बिजली है ना पानी, ऐसे में नहाने को ठंडा पानी मिल जाए तो किसी नेमत से कम नहीं। घर में लाइट नहीं है, बिजली से बहुत परेशान है, इस वजह से बच्चों को लेकर हम यहाँ आ रहे हैं। बच्चों को लेकर आते हैं, उनके बच्चे तो घर में तंग कर रहे हैं बिजली ना होने की वजह से। बच्चे हों या बड़े, गर्मी के सताए ना आओ देखते हैं ना ताओ और सीधा पानी में। यही वजह है कि गर्म मौसम में शहरी साहिल पर जाने के बजाय स्विमिंग पूल पर जाने को तरजीह दे रहे हैं, जो सस्ती तफरी के साथ वर्जिश का बेहतरीन जरिया भी है। कैमरामैन मुस्तफा मिराज के साथ मोहम्मद राफे हुसैन, ARY न्यूज़, कराची। क्या बात। लेकिन ये जो जिनकी छुट्टियां, एक तो बच्चों की छुट्टियां हैं तो वो ये तफरी कर सकते हैं, लेकिन लोगों के घरों में तो स्विमिंग पूल नहीं है। वैसे ये इतनी बड़ी टेबल है, ये दरमियान में अगर इस हिस्से को काट के इसको स्विमिंग पूल बनाने की कोशिश की जाए, वो आप कैसा करें। हम ब्रेक लेते हैं, उसके बाद डुबकी भी आप लगाइएगा, फिर इंतजामिया भी आपसे शीशा टूटने के इंतजाम। हम ब्रेक ले लेते हैं। इतनी तनख्वाह नहीं होगी जितने पैसे कट जाएंगे। भाई वही जो शेर था वही सही साबित हो रहा है जो मैंने आपसे कुछ देर पहले सुनाया था कि कोई एक गम हो तो मुदावा भी करें, कोई एक दर्द हो तो मुदावा भी करें। तो अब ये है कि अंधी गोलियां, यानी कि ये जो बुलेट कल्चर है एक बार फिर से हम देख रहे हैं कि परवान चढ़ता जा रहा है। और आप घर में, गाड़ी में, किसी भी जगह जा रहे हैं तो अचानक ढप से गोली आई और आपको पता भी नहीं है कि किस जगह से आए। बच्चे उससे मुतासर हो रहे हैं, उनकी जान जा रही है, बड़े कोई भी, यानी कि उससे कोई ना जेंडर देखती है, ना कोई पता देखती है, ना किसी का कुछ कसूर होता है, वो सब अपनी जानों से महरूम हो रहे हैं। गुज़िश्ता 4 दिन में 3 अफराद इस पर अपनी ज़िंदगी की बाजी से और हम उस पर कोई एक्शन होते भी नहीं देखते कुछ भी नहीं एक्शन। और गुज़िश्ता रोज़ भी एक बच्ची और तालिब इल्म समेत, जैसे कि अशफाक बता रहे हैं, 3 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि मुतादिद ज़ख्मी भी हुए हैं। यानी उनका तो जिक्र ही नहीं है जो इन अंधी गोलियों का निशाना बन के कहते हैं ना कि ज़ख्मी हो गए हैं। अच्छा, अब ये जो 2.5 साल की आसिया, जिसकी हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं, अंधी गोली से जाँ बहक हुई, जबकि कुरंगी पर छत पर सोया हुआ नवी जमात का 14 साला तालिब इल्म वो जाँ बहक हुआ। और 3 हट्टी में भी नामालूम सम से गोली लगी तो खातून ज़ख्मी हो गई। अब आप ये देखें, फिर अब्बासी शहर अस्पताल की पार्किंग में नामालूम सम से आने वाली गोली ने 30 साल के अफजल की जान ले ली। मैं ये हमारे अतराफ़ में हो रहा है, क्या करें आप? क्या मतलब बुलेट प्रूफ लिबास पहन के, ये तो एक ऐसी नागहानी है और ऐसे लोगों को पकड़ा जाना चाहिए कि जो इस तरह से फायरिंग करते हैं। शादी हो, कोई भी ऐसा मौका हो, वहाँ पर फायरिंग के इस तरह के वाक़यात रुनुमा होते हैं। और ये जो बच्चा जो है वो अपनी छत पे सोया होता है, आप सोचिए शदीद गर्मी होगी, उसके आलम में वो जाके सो गया होगा और अंधी गोली का निशाना बन गया। ये जो 2.5 साल की मासूम बच्ची थी जिसने अभी दुनिया भी नहीं देखी, वो अपनी उसकी दुनिया ही ख़त्म हो गई। हमारे साथ नज़ीर शाह मौजूद हैं, उनसे ज़रा जान लेते हैं। नज़ीर शाह, ये हो रहा है कि क्या ये वाक़यात में इजाफे की वजह क्या है?
किन ओकेजन्स पर, या तो फिर शाम के औकात में तो कहते हैं कि पुलिस जी मुकाबला हो रहा है, क्या हो रहा पुलिस है? मुकाबला नहीं, शादियों में भी लोगों की आदत होती है, किसी और मौके पर फायरिंग वगैरह कर रहे होते हैं, क्या उस पर कोई रोकथाम के लिए इक़दाम नहीं किए जाते? बिल्कुल देखें, जो ये हवाई फायरिंग के जो सबसे ज़्यादा केसेस जो ज़ख्मी होने के जो आते हैं, ये ज़्यादातर वो जगह होती हैं जहाँ पर हम देखते हैं कि कहीं पर शादी ब्याह की तकरीब हो या कोई ऐसा इवेंट हो जिसके अंदर फायरिंग हो रही हो। जो अली रज़ा जो 14 साल का जो नवी जमात का जो तालिब इल्म बताया जा रहा है, ये लोड शेडिंग की वजह से छत पर जाकर सोया था। जो आसिया बच्ची थी ये भी घर पर मौजूद थी। जो पीट्स वार्ड में बच्चों के वार्ड पे जाने के लिए जो अस्पताल में तीमारदार गया था, वो भी इसी तरह अंधी गोली का निशाना बना और उसको सीने पर गोली लगी। लेकिन गुज़श्ता रोज़ के वाक़यात के बाद आज दोबारा रात को एक 12 साल बच्चे समेत 2 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। रवां साल अब तक जो सिर्फ पुलिस रिकॉर्ड है उसके मुताबिक 150 लोग अंधी गोलियों से ज़ख्मी होकर आए। दर्जनों लोग अब तक इससे ज़ख्मी हो चुके हैं। मुतअद्दिद अफराद इसमें जाबाक हो चुके हैं, जिसमें कोई उम्र नहीं है, उसमें बच्चे भी शामिल हैं, बड़े भी शामिल हैं। और इसके ऊपर अलमिया ये है कि लोग घरों में भी महफूज नहीं है। एक बात मुझे बताएं, कराची में तो पाबंदी है, असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी है। इवन के जो हम देखते हैं अक्सर बेशतर कोई प्रोटोकॉल के साथ जा रहा होता है तो वो असलहा भी पब्लिकली नहीं दिखा सकते। तो ये कौन से लोग हैं जो इस तरीके से सरेआम सड़कों पर फायरिंग कर रहे हैं? कुछ अंदाज़ा पुलिस लगा सकी है? क्या पुलिस ने अब तक ट्रेस किया है? देखिए, दरअसल असलहा शो कराना, डिस्प्ले करना या शादी ब्याह में फायरिंग करना, ये एक स्टेटस सिंबल टाइप का बन चुका है। लोग समझते हैं कि इस तरह करने से उनकी कोई जो है ना रोब दबदबा बढ़ेगा, लेकिन असल काम ये पुलिस का है। अगर आप साले 9 के मौके पर हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ 324 यानी इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज कर सकते हैं, तो आम मकामात पर भी किसी भी जगह शादी ब्याह हो रहा है तो कोई भी इलाका ऐसा नहीं है कि जो SHO को मालूम ना हो कि कहाँ पर शादी हो रही है, कहाँ पर कोई और सालगिरह की तकरीब हो रही हो। अगर पुलिस चाहे तो इसके ऊपर काबू पा सकती है। और ये जो 3 महीने के लिए पाबंदी लगी थी डिस्प्ले ऑफ वेपन पर, तो आप आज भी आप डिफेंस साउथ जो इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ, आप यहाँ पर आप कैमरा लगाकर खड़े हो जाएं, आपको हर 5 मिनट बाद डिस्प्ले ऑफ वेपन की खिलाफ वर्जी नज़र आएगी। और वही लोग खिलाफ वर्जी कर रहे होंगे जिनके हाथ में कानून है, जिनके हाथ में ताकत है। जो मिनिस्ट्री ऑफ कानून तो ये कहती है, पुलिस कहती है नो वन इज़ अबव द लॉ, लेकिन कराची में हर शख्स खुद को अबव द लॉ समझता है। उसको ये पता है कि वो हवाई फायरिंग करे, कुछ भी करे, उसकी बचत जो है वो कानून के ज़रिए जो है मुमकिन है। तो जब तक ये शादी ब्याह और इस तरह की तकरीबात में फायरिंग करने वाले वाक़यात को नहीं रोका जाएगा या कोई ऐसा एग्जाम्पल फिक्स नहीं किया जाएगा, तब तक ऐसे वाक़यात में कभी नहीं आ सकती। भारी जुर्माने भी लगाने चाहिए। जब लोगों की जेबों से इस महंगाई के दौर में पैसा निकलेगा तो फिर वो ये काम करने से भी रुकेंगे। थैंक यू सो मच रजीशा, और उसको अपना काम करना चाहिए। दूसरा ये कि ये कैसी खुशियाँ हैं कि आपके घर में खुशी है और दूसरे के घर को आपने मातम कदे में तब्दील कर दिया है। तो खुदारा अपने शहरी होने की, एक इंसान होने की जिम्मेदारी निभाएं। और ये अगर स्टेटस सिंबल है तो ऐसे स्टेटस सिंबल पे मैं क्या कहूँ कि आप फायरिंग करके बता रहे हैं कि आपके पास असला है। सो ये बड़ा इससे अजीब बात क्या होगी? ये बड़ा अलमिया है कि कहाँ देखें, किस किस जगह से अपनी जान बचाएं। अच्छा जी, अब कराची से रुख करते हैं कसूर का, जहाँ पर बुल्ले शाह हॉस्पिटल में एक वाक़या पेश आया है। वो ये है कि मेल नर्स की अदम मौजूदगी में जो सिक्योरिटी गार्ड था वो नर्स बनकर मरीजों को इंजेक्शन लगाने लगा। जी भाई, तो ऐसा वाक़या हुआ है इमरजेंसी में। तो हम तो ये सुन रहे थे कि जी कुछ लोग गार्ड की वर्दी पहन के गार्ड के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अब एक्चुअल में जो गार्ड है वो मेल नर्स के फ़राइज़ अंजाम दे रहा है, और ना सिर्फ फ़राइज़ बल्कि इंजेक्शन भी लगा रहे हैं मरीजों को। अब ये देखें, वो तो हो सकता है कि जी अपने तौर पर हमदर्दी करने आया हो कि जी देख देख के मैं सीख गया हूँ, लेकिन आप सोचिए कि इससे किसी की जान भी जा सकती है। और स्टाफ की गैर मौजूदगी में गार्ड ने बच्चे को इंजेक्शन लगाया, और इंजेक्शन लगाने की जब वीडियो वायरल हुई, यानी कि जब ये वाक़या पेश आया होगा, आप सोचें। नहीं, मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ होगा। उसने कहा कि चलो वो नहीं है, मुझे पता है इंजेक्शन टीका किस तरह, टीका लगना कौन सी बड़ी बात है, मतलब ये रूटीन है तो लगवा भी रही है वहाँ की, तो ये रूटीन हो सकती है। लेकिन जब वीडियो हमारे यहाँ वीडियो वायरल होती है, आप देखा करें ना, ये जो प्राइवेट हॉस्पिटल में कहीं पर भी जाएं तो वहाँ पर लिखा होता है स्पेसिफिकली तस्वीर बनाना मना है, वीडियो बनाना मना है,
ये जो है वो कोई भी करेगा तो उसको पुलिस के हवाले किया जाएगा, वो इसी वजह से होता है ताकि ऐसे एक्सपोज ना हो। तो बहरहाल हमारे नुमाइंदे तकरीम अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा जान लेते हैं। भाई तकरीम, ये वाक़या है क्या? क्या ये मामूल था कि ये नौजवान या जो भी गार्ड हैं ये अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर देते थे अगर मेल नर्स नहीं होता था? क्या हो क्या रहा है यहाँ पर? सबसे अच्छा ये है कि ये जो जिस तरह आप कह रहे हैं कि ये बात आप सही कह रहे हैं, जिस तरह से ये वीडियो जो वायरल हुई है, जब वीडियो वायरल हो जाती है तो फिर इस पर एक्शन हो जाता है। जी जी, इसी तरह का ये सिलसिला जो होगा, वीडियो वायरल हुई है तो इस पर जो है ना कोई एक्शन हो गया है। ये वाकई इस तरह हुआ है कि कसूर जिले का जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, एक ही कसूर का डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे ये जो प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड है वहाँ पे ये ड्यूटी पर एग्जाम, इसका काम तो ड्यूटी पर एग्जाम देना था, इसके लोगों को जो है ना सिक्योरिटी काम करना था, बल्कि ये जो पैरामेडिकल स्टाफ का जो काम है वो पर एग्जाम दे रहे हैं। ये समथिंग बच्चा है जिसकी उम्र हार्डली जो है ना 1 साल के करीब होगा, वो इमरजेंसी में आया, तो ये हमला ना होने की वजह से आप वीडियो में भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर कुछ पैरामेडिकल स्टाफ आपको नजर नहीं आ रहा, और जिसकी वजह से अगर उसकी हालत की ऐसी हुई है तो उसने जो है ना वो इंजेक्शन खुद लगाना शुरू कर दिया। आपको पता है कि बड़ा बच्चे को इंजेक्शन लगाना बड़ा हसास मामला जी है, ये आम किसी जो है ना वो काम नहीं होता। जो पैरामेडिकल स्टाफ अच्छा है, जो सीनियर है, ज़ाहिर स्पेशल ट्रेनिंग इसकी चाहिए होती है। और बहुत सारे इससे सवालात उठते हैं। तकरीम, थैंक यू सो मच, आपने हमें सूरत हाल से आगाह किया है। अब इस वाक़े पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं MS बुल्ले शाह अस्पताल कूर के डॉक्टर नियाज़ अहमद, उनसे बात करेंगे। बताइएगा अगर वो हमारे साथ लाइन पर हो। लेकिन दिस कैन बी सो डेंजरस और लोगों की ज़िंदगियों से खेलने की मुतरादिफ है। और अगर ये वहाँ का मामूल है, जैसे कि हमारे नुमाइंदे भी रिपोर्ट कर रहे हैं, और अगर स्टाफ नहीं है तो आप स्टाफ रखें, और अगर आपके पास नहीं है स्टाफ, फ़िलहाल नहीं है और अभी इसमें टाइम लग रहा है, तो फिर आप पेशेंट्स को रेफ़र कर सकते हैं कि वो किसी दूसरी जगह, अगर कोई दूसरे हॉस्पिटल है। रिमेंबर वी आर टॉकिंग अबाउट कसूर, वहाँ पर इतना ये सूरत हाल काफ़ी देखते हैं कि इमरजेंसी सर्विसेज क्या है। इस वक्त हमारे साथ उनसे बात कर लेते हैं। MS हैं ये, MS बुल्ले शाह अस्पताल के। थैंक यू सो मच डॉक्टर नियाज़ साहब, जरा हमें बताइएगा ऐसा वाक़या क्यों पेश आया? और ये तो बड़ी कोताही है, बड़ी गफलत है, मुजरिमाना गफलत है ये। जी मैडम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं इस चीज़ से बिल्कुल सहमत हूँ। लेकिन ये वाकया जो है जिस तरह ये पेश किया जा रहा है इस तरह का नहीं है। अच्छा। एक्चुअली ये है कि ये वाकया भी कल मेरे शाम को ही मेरे नॉलेज में आया है। ये वीडियो जब वायरल हुई है तो उस वक्त जब मैंने इंक्वायर करवाया, इस गार्ड को पर्सनली अपने ऑफिस में बुलाया, तो इसने स्टेटमेंट भी ये दी है कि सर ये मेरा अपना सक्का भतीजा है, ये इमरजेंसी में ट्रीटमेंट इसकी चल रही थी, किसी वजह से इसकी ड्रिप जो है वो रुकी है, तो इसने अपनी इंडिविजुअल एक्ट है इसका कि इसने उस ड्रिप को खोलने के लिए जो है उसमें इन्फ्यूजन इंजेक्ट किया है ताकि ये ड्रिप चले। इसने किसी भी ड्यूटी स्टाफ से कोई राब्ता नहीं किया, न कोई कंप्लेन की, और न ही इस तरह जिस तरह ये बताया जा रहा है कि यहाँ पे स्वीपर और गार्ड इस तरह करते हैं। तो मैं आपको गारंटी से कहता हूँ कि इस DHQ कसूर में इस तरह का कोई एक्ट नहीं होता। लेकिन डॉक्टर साहब, और इमरजेंसी में तकरीबन कोई 15 से 17 बंदे डॉक्टर्स नर्सेज ड्यूटी पे हर वक्त मौजूद। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि ये जो वाकया पेश आया, इसके अंदर वीडियो भी आराम से बन रही है, नॉर्मली हॉस्पिटल्स में बनने नहीं दी जाती क्योंकि जाहिर है कि उससे चीज़ें इस तरह की सामने आती हैं। यहाँ पर आसपास कोई स्टाफ दिखाई नहीं दे रहा, कोई डॉक्टर दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर मैं इस बारे में आपको अर्ज करूँ कि ये हमारा जो है वार्ड है, वार्ड में देखें हमारे जो इमरजेंसी है पीड्स की, जहाँ ये ज्यादा रश होता है, वहाँ पे डॉक्टर नर्सेज मौजूद होती हैं। ठीक है। उसके बाद अगर किसी को शॉर्ट टर्म के लिए एडमिट किया जाए तो ये साइड रूम में हमारा एक और वार्ड है जहाँ पे ये बच्चा था, और जिस बंदे ने ये वीडियो बनाया है, आप अगर गौर से उसको देखें तो वो भी एक बीबी है जिसके बच्चे की ट्रीटमेंट चल रही है। ये उसने छुप के ये वीडियो लेकिन मुझे एक और बात बताएं कि ये जैसे गार्ड है, नॉर्मली गार्ड्स वगैरह उनकी जो एक लिमिट होती है वो वार्ड्स के दरवाजे तक होती है, वो वहाँ पर आते जाते लोगों को रोक रहे होते हैं, अंदर उनको आना अलाउ भी नहीं होता और वो खुद आते भी नहीं है। यहाँ पर जितना कॉन्फिडेंटली ये शख्स यहाँ पर खड़ा होकर कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो वार्ड बॉयज़ हैं या जो इन चीज़ों को हैंडल करते हैं या मेल नर्स हैं, वो जाहिर है उन्होंने कुछ ना कुछ तो उसको तरबियत या ट्रेनिंग दी होगी कि हमारी गैर मौजूदगी में काम कर लेना। आपको ये अर्ज कर रहा हूँ, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, इनका काम चौकीदारी ही करना है, ना कि ये चीज करना। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसने ये एडमिट किया है कि ये इसका अपना भतीजा था, और ये इसने अपना इंडिविजुअल एक्ट किया है, वीडियो बना के अपलोड कोई राब्ता किया, ना कोई कंप्लेन की। वीडियो बना के अपलोड करना, ये इससे तो ज़ाहिर तासुर तो यही आया कि देखें जी यहाँ पर ये काम हो रहा है।
जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। इसकी सजा भी इसको मिली है, मैंने इंक्वायरी करके फौरन इसको टर्मिनेट भी कर दिया है, और साथ ही साथ ये जो हमारे गार्ड की प्राइवेट कंपनी है इसको मैंने एक्सप्लेनेशन भी इशू कर दी है, और उस वक्त की जो स्टाफ मौजूद थी उसको भी वहां पे एक्सप्लेनेशन मैंने इशू की है कि तुम बताओ कि तुम्हारे होते हुए ये कैसे हुआ, तो इसके खिलाफ भी इंशाल्लाह लीगल एक्शन होगा। लेकिन आपने इस गार्ड से पूछा कि चलो तुमने ये बड़ा कारनामा किया कि तुमने इंजेक्शन लगाया, लेकिन तुमने ये सीखा कहाँ से? सर बात वही है, मैंने आपको बताया कि वो ना कंफ्यूजन का शिकार था, और उसने यही बात की कि सर जाहिर है हॉस्पिटल में सालों से सर ये लोग रहते हैं, अब इसने इंजेक्शन डायरेक्ट नहीं लगाया क्योंकि कैनोला पास किया हुआ था, तो कैनोला में कोई भी ड्रिप इस तरह अटैच करना बड़ा इजी होता है। ओके। अच्छा, आप ये जिम्मेदारी पे कह रहे हैं कि ये एक वाकया है, ऐसा दूसरा कोई वाकया यहाँ पे नहीं? बिल्कुल, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि इस तरह का कोई वाकया नहीं होता। चलें जी, लेट्स अज्यूम कि आगे, लेट्स बी होपफुल कि आगे ऐसा कोई वाकया ना हो। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर अहमद। MS बुल्ले शाह हॉस्पिटल हमारे साथ मौजूद थे भाई। लेकिन यह है कि बड़ी एहतियात करने की ज़रूरत है, और हमारा मकसद जो है वो क्रिटिसाइज़ करना नहीं है कि खाम खाम में हम तनकीद करें, लेकिन ऐसे वाक़यात अगर होंगे, सोचें अगर ये किसी बच्चे की जान चली जाती या खुदा न खास्ता कोई और वाक़या होता, तो फिर ये बहुत बड़ा केस बन सकता था, और फिर यह कि अनकंट्रोलेबल उसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे। डॉक्टर साहब ने कहा उसके ऊपर मजीद भी ज़ाहिर है हमारे रिपोर्टर वगैरह ये सब देखें कि क्या मामलात हैं, पता चले कि रूटीन की मामला हो, और ऐसे में गार्ड की नौकरी भी चली गई। सो लेट्स सी क्या होता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से तमाम पाकिस्तानियों को जो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर और दुनिया के किसी भी शहर में बसते हों, और सिर्फ पाकिस्तानियों तक हम महदूद क्यों रहें, मोज़म्बिक में रहने वाले, साउथ अफ्रीका में रहने वाले, अमरीका में रहने वाले अमरीकियों को सलाम, सबको सलाम जो हमें देख रहे हैं और जो उर्दू सीख के हमें समझना चाहते हैं। कह रहे हैं इतनी बुरी तरह हारने के बाद, तो वो अब क्या करें फिर हम, मतलब आप हार गए तब क्या, आप भूल गए इतनी जल्दी? तो आप उन पाकिस्तानियों को सलाम ना करें ना जो हार के आए हैं। आप उनको तो सलाम कर सकते हैं जिन्होंने कम वक्त में अपनी टीम को इतना अच्छा बनाया कि वो अभी ऑलमोस्ट वहाँ पर वो अगले राउंड में भी जाने वाले थे। बातें कैसी, मैं एक देख रही थी, वो आपस में चिट चैट कर रहे थे प्लेयर्स, तो उसमें अमेरिका के खिलाड़ी ये बता रहे थे कि हमने प्लान बनाया हुआ था। क्या? हमारा प्लान ये था कि देखें जी बाकी टीमें तो हल्की है, कनाडा की टीम है, दूसरी टीमें, लेकिन हमारा फोकस ये था कि इंडिया पाकिस्तान में से किसको हम हरा सकते हैं। तो हमें अंदाजा हो गया था कि पाकिस्तानी टीम वो टीम है जिसे हम हरा सकते हैं। तो कॉन्फिडेंस चेक करें, उनकी प्लानिंग चेक करें। आपको पता है कि गली मोहल्ले में जब हम क्रिकेट खेल रहे होते हैं तो अब तो ये भी ताना दिया जाता है कि यार हमारी फील्डिंग तो पाकिस्तानी टीम से बेहतर है। इतनी देर तो हम लोग क्रीज पे रुक जाते हैं जितनी देर तक हमारे बल्लेबाज नहीं रुकते। रहने दें, ऑस्ट्रेलिया ने जो फील्डिंग की है ना, उन्होंने तो अपनी कहते हैं ना बिल्कुल ही जीत पे कहते हैं मलिया मेट कर दिया। 6 कैचेस ड्रॉप किए हैं एक मैच में। कोई बात नहीं, अब वो कैच ड्रॉप किए हैं तो फिर उसके बाद बाहर भी हो गए हैं। वो आजकल बड़ी मीम्स बन रही हैं, आईसीसी वाले पूछ रहे हैं कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया ऑस्ट्रेलियंस के साथ, अफगानियों से पूछ रहे हैं। हमारा मतलब ज़ाहिर है मीम्स हैं, हमने तो बड़ा इसमें बदला ले रहे हैं। वो मैक्सवेल ने जो उनके साथ किया था, तो वो कह रहे हैं हम इंडिया के साथ ऐसा ना कर लेना तुम लोग, अगर फाइनल में टाकरा पड़ जाता। और आपने राशिद खान का स्टेटमेंट देखा था जो उन्होंने इंस्टाग्राम पे अपनी पोस्ट लगाई थी, क्या पता नहीं मुंबई से आया है मेरा दोस्त या पता नहीं इस तरह से करके कुछ, तो वो उसमें तस्वीर में वो रोहित शर्मा से हाथ मिला रहे थे और इस तरह की तस्वीर थी। तो मैं ये कह रहा था कि अब लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ये तो अब सेमीफाइनल में क्या होगा, फिर फाइनल में क्या होगा। हुआ था T20 जून के आगाज में, अब चलते चलते यहाँ तक मामलात आ गए कि 4 जो सेमीफाइनलिस्ट टीमें हैं वो हमारे सामने आ गई हैं। अब ज़ाहिर है 2 सेमीफाइनल होंगे, एक टीम निकलेगी, दूसरी निकलेगी, फिर उन दोनों टीमों में फाइनल होगा। तो अब हमारे सामने पिक्चर बड़ी क्लियर हो गई है। पहला टाकरा जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान का होने जा रहा है। अब यहाँ पे अशफाक आप कोई प्रेडिक्शन करना चाहते हैं? मैं नहीं चाहता कि इस दफा साउथ अफ्रीका, मैं चाहती हूँ साउथ अफ्रीका जीते। हाँ। अच्छा, मैं नहीं चाहता कि साउथ अफ्रीका हारे। अच्छा। क्योंकि बात ये है कि भाई साउथ अफ्रीकन्स हैव वर्कड सो हार्ड ओवर द ईयर्स, और इस दफ़ा भी उनकी टीम बहुत अच्छा खेली है, लेकिन अल्टीमेटली उनके साथ होता ये है कि आई रिमेंबर उस वक्त से लांस क्लूजनर वाला वो जो एरा था, तब से लेके अब तक मैं ये देख रहा हूँ कि एंड टाइम पे आके ये क्रंच मैचेस में ये फिर हिम्मत हार जाते हैं। लेकिन
अगर मुझे लगता है अफगानिस्तान जीतेगी भी तब भी हमें खुशी होगी, क्योंकि अफगानिस्तान जिस तरह से परफॉर्म कर रही है, और अगर फाइनल जीत लेते हैं तो फिर क्या ही बात, लेकिन अच्छा फाइनल जीत लेते एक और चीज़ भी है कि मैं चूंकि इस बात का पहले भी तस्करा कर चुका हूँ, तो मेरे प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि आप दोबारा इसे, ताकि विजुलाइज करके हम अपने नाज़रीन को दिखा सकें कि वो हुआ क्या था। ठीक है जी। तो बहरहाल आप ये देखें कि जब मैच चल रहा था तो उसमें बारिश भी हो रही थी। बारिश की वजह से मैच में ओवर्स के कम होने का इम्कान था। ऐसे में जोनाथन ट्रॉट जो कि उनके कोच थे, उनकी जानिब से इशारा किया गया कि तुम लोग मैच को बहुत तेज लेके चल रहे हो, स्लो डाउन। ऐसा लग रहा है कि वो ढोल बजा रहे हैं, वो ढोल नहीं बजा रहे थे, वो बता रहे थे कि हल्के हो जाओ। उसके बाद राशिद खान जैसे ही बॉल करने के लिए वहां पर पहुंचे, और ऐसे में जो अरे यार ये थोड़ा सा पहले से मंजर दिखाएं, अभी अच्छा खासा ये भाई हमारा खड़ा था, और उसके बाद जैसे उन्होंने अपना हैमस्ट्रिंग पकड़ के वो नीचे लेटे, यानी कि सडनली जैसे किसी स्नाइपर ने उनकी टांग पे गोली मारी, और टांग के पिछले हिस्से में। ठीक है, तो उसके बाद फिर ये है कि राशिद खान को बहरहाल अच्छा उसके बाद ये हुआ कि ज़ाहिर है इनको फिर जाना पड़ा, फील्डिंग से बाहर जाना पड़ा, और राशिद खान हमें गुस्से में भी दिखाई दे रहा है कि भाई ये क्या हो रहा है। अच्छा, अब जितने भी साबिक क्रिकेटर्स हैं जो तज्ज़ियाकार हैं वो कह रहे हैं ये फेक इंजरी थी, बिकॉज इसके बाद जब बारिश के बाद दोबारा मैच शुरू हुआ तो जिस तरह वो भागते दौड़ते आए हैं, तो उस पर जो माइकल वॉन है उन्होंने तबसरा किया। उन्होंने कहा कि भाई तो गुलबदीन को तो किसी ने, इस खिलाड़ी ने कहा ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए, और साथ ही ये भी कहा साबिक इंग्लिश क्रिकेटर ने तंज करते हुए कि तारीख के ये पहले क्रिकेटर हैं अफगानिस्तान के जिन्होंने टांग में गोली लगने के बाद 25 मिनट बाद मैच में वापस आकर ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म किया। क्या बात है। तो हमारे साथ नुमाइंदा खुसूसी बराए खेल शाहिद हाशमी साहब मौजूद हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। शाहिद साहब, मैं देख रहा हूँ कि ये अफ़गान खिलाड़ी गेम अवेयरनेस में भी अच्छे हैं, गेम भी उनकी अच्छी हो चुकी है, फिर उसके बाद फील्डिंग वगैरह में नर्व्स भी उनकी अच्छी रहती हैं, परफॉर्म भी अच्छा कर रहे हैं, अंग्रेज़ी भी अच्छी बोलते हैं, और अब तो एक्टिंग भी अच्छी करने शुरू हो गए। तो अगली मंजिल क्या है उनकी, हॉलीवुड? ऐसे ही लग रहा है। गुलबदी ने जिस तरह किया, पूरी सोशल मीडिया भरी हुई है, लेकिन इस तरह की डिलेइंग टैक्टिक्स हर कोई करता है। ऑस्ट्रेलियंस तो अब इसलिए विंचिंग कर रहे हैं कि उनकी टीम बाहर हो गई, और उनको टीम को बाहर करने वाली अफगानिस्तान की टीम थी, थोड़ी उसने एक्टिंग ज्यादा कर दी और एकदम सडन कर दी। उसको चाहिए था थोड़ा भागता दौड़ता और उसमें मसल पुल करने वाली एक्टिंग करता है। स्लिप में खड़े खड़े किसी की भी हैमस्ट्रिंग पुल नहीं होती, इसीलिए वो ज्यादा ट्रॉल हो रहा है। बल्कि ऐसा लगा कि जब उसको अफगानी खिलाड़ी उठा रहे थे तो किसी ने उसका हाथ पकड़ा तो उसने कहा नहीं मेरे हाथ में नहीं, मेरी तो हैमस्ट्रिंग में इंजरी हुई है। अच्छा। तो थोड़ी जो रिएक्शन था वो थोड़ा बहुत ही जल्दी उन्होंने कर दिया ट्रॉट के कहने पर। तो एक अंग्रेज ही कह रहा है और अब अंग्रेज उसका मजाक उड़ा रहा है, माइकल वॉन ऑस्ट्रेलियन मजाक उड़ा रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलियन भी करते हैं। ऑस्ट्रेलियन तो डेलिब्रेट टैक्टिक्स हमेशा यूज करते हैं। वो तो बड़े दिल जले हुए हैं, वो तो कह भी सकते हैं। लेकिन शाहिद साहब, क्या ये कानूनी तौर पे आईसीसी के बड़े रूल्स हैं, ये क्या जुर्म में शुमार नहीं होता अगर आप जानबूझकर डिले कर रहे हैं और टाइम जाया कर रहे हैं? नहीं, अगर 3 अंपायर होते हैं, एक टीवी अंपायर होता है वो देख रहा होता है, मैच रेफरी देख रहा होता है, वो इसका नोटिस लेते हैं अगर ज्यादा डिले करते हैं वो टाइम। लेकिन उन्होंने विद इन 3 मिनट्स खड़े हो गए, जाने लगे, फिर अंपायर ये कहते हैं कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हैं, आपकी जगह ज्यादा है तो आप बाहर जाए। तो विद इन 3 मिनट्स अगर ये अंपायर रिएक्ट करते तो करते, लेकिन उन्होंने नहीं किया रिएक्ट, जल्दी सही हो गया, गुलबदीन बाहर चले गए। तो एज सच कोई मुझे पेनल्टी नहीं लगती, लेकिन फिर भी मैच रेफरी देख रहे हैं विद इन 24 आवर्स कोई चीज आ जाती है सामने। अगर आज आ गई कि जी उसको रेप्रीमांड कर दिया या थोड़ा बहुत फाइन कर दिया तो पता चल जाएगा, अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा एक्शन। मुहावरा चेंज कर दें कि मोहब्बत और जंग में सब जायज है, मोहब्बत जंग और खेल में, और वो भी क्रिकेट के खेल में सब जायज है। बिल्कुल, वो तो जंग के बहुत ही आदी हैं, जंगजू होते हैं, किसी को अपने हरीफ को छोड़ते नहीं। तो मोहब्बत और जंग में जब सब कुछ जायज है तो थोड़ा बहुत अगर उसने डिले कर दिया, लेकिन विद इन द रूल्स था कि मतलब इतना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं किया। जब वो ये देखते अंपायर्स के चूंकि डीएलएस पे जा रहा है, बारिश हो रही है, तो इसी वजह से उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। सॉरी टू कट यू, कल मैं पढ़ रही थी जो इसके मौजूद थे, बानी थे, डीएलएस कानून जो लेकर आए, कल उनके हवाले से खबर आ रही थी कि उनका इंतकाल हो गया है। सो बड़े कोइंसिडेंस, वन ऑफ द इन्वेंटर्स। जी हाँ, मेरा ख्याल है शायद गुलबदीन की खबर उन तक पहुंच गई थी, तो इसीलिए उन्होंने कहा कि ये तो, लेकिन उनका इंतकाल 21 तारीख को हुआ है। और वो चूंकि इंग्लैंड के छोटे किसी गांव में विलेज टाइप में रहते थे तो देर तक उनको खबर मिली, 23-24 तक हमें मिली, 21 तारीख को उनका इंतकाल हो चुका था। अच्छा, अब जरा बता दें कि ये जो सेमीफाइनल का लाइनअप है,
साउथ अफ्रीकन्स हैव ऑलवेज बीन वेरी अनलकी, दे प्लेड रियली वेल, लेकिन उसके बाद एंड में आके वो थोड़ा सा उनके साथ मसले मसाइल हो जाते हैं। मुझे तो उस वक्त का वो लांस क्लूजनर वाला एरा याद आ रहा था जब क्या इनविंसिबल एक लगा करते थे, और जिस तरीके से हमारे बॉलर्स को भी उन्होंने ट्रैश किया था, लेकिन वो कभी आगे नहीं बढ़ पाए। इस बार की साउथ अफ्रीका से खेले हैं, दोनों हारे जी, इस बार की साउथ अफ्रीका से आपको क्या तवक्कुआत थे अगेंस्ट अफगानिस्तान? देखिए, इस दफा उन्होंने बड़े करीब आके मैच जीते हैं। 1 रन से मैच जीता, 4 रन से मैच जीता, 3 विकेटों से मैच जीता। तो वो कुछ लग रहा है कि जैसे जो क्रूशल मोमेंट्स होते हैं उनके आदी हो गए हैं, और वो फाइट करके 1 रन से 4 रन से जो जीत रहे हैं, तो इस दफा वो चोक नहीं करेंगे। लोग ज्यादा एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं। माकरम जो उनका कप्तान है, नया यंग है, इंटेलिजेंट है, और वो 2014 में जूनियर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी भी उठा चुका है। तो बहुत से लोगों को एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो सीनियर ट्रॉफी भी उठाएगा। उस वक्त 2014 में उन्होंने पाकिस्तान को हराया था, इस दफा अफगानिस्तान सामने है, और माकरम की तारीफ भी बहुत हो रही है। इस साल उन्होंने 4थी दफा रग्बी का वर्ल्ड कप भी जीता है, तो उससे रिलेट कर रहे हैं कि जब हम रग्बी का वर्ल्ड कप जीते हैं तो हम क्रिकेट का वर्ल्ड कप। अच्छा, दूसरा सेमीफाइनल है इंग्लैंड और भारत के दरमियान, तो उसमें क्या ऑब्वियस है या इंग्लैंड की टीम टफ टाइम देगी? नहीं, बहुत क्लोज होगा वो फाइनल सेमीफाइनल। पिछली दफा 2022 में जब सेमीफाइनल हुआ था तो इंग्लैंड ने बड़ा एकतरफा मुकाबले के बाद 10 विकेटों से जीता था, लेकिन उस मैच में और इस मैच में फर्क ये है कि जसप्रीत बुमराह नहीं था उस वक्त, इंजर्ड थे, उन्होंने वो वर्ल्ड कप नहीं खेला था। आउटस्टैंडिंग अब तक बॉलिंग की है। इस आखिरी मैच से पहले जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से खेला था, 114 गेंदें की थी बुमराह ने 5 मैचों में, और उसमें से 77 डॉट बॉल्स थी। सिर्फ 65 रन देकर उन्होंने 10 विकेटें ली थी, जो इस पूरे टूर्नामेंट में मोस्ट इकोनॉमिकल बॉलिंग थी। तो बुमराह डिफरेंस क्रिएट करेंगे। चलें, थैंक यू सो मच। शाहिद हाशमी हमारे साथ है। पहला भी फाइनल जुमेरात यानी कल के दिन है, आई होप कल जुमेरात ही है, और वो है जी साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान। लेट्स सी व्हाट हैपेंस देन। क्या होता है मैच में? टाइमिंग क्या होंगे वैसे? टाइमिंग, अब मैं आपको बताऊं, सच्ची बात यह है कि वो कुदरत का निज़ाम आने के बाद मैंने टाइमिंग्स पे तवज्जो देना छोड़ दी है। जब अपनी टीम बाहर हो गई तो क्या ज़रूरत है कि हमें इतनी मेहनत करने की? तो हाँ, मैं ये करता हूँ, सारे मैचेस देख मैं ये कर रहा होता हूँ, मैचेस देख रहा होता हूँ, लेकिन उसमें होता ये है कि एंड टाइम पे क्रिक इन्फो या किधर जाके आपने उस वक्त नोटिस कर लिया कि मैच की टाइमिंग क्या है, किस वक्त मैच आ रहा है, उस वक्त आपने देख लिया कहीं चलते फिरते। लेकिन वो जो इंटरेस्ट, वो जो दीवानगी, वो घर में कोई ऐसा फर्द होता है लाजमी जो मैच किसी का भी हो वो मैच लगा के उसने देखना होता है, तो होता ही है कि बस फिर आपका भी इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है। अच्छा, मैच की तो ज़ाहिर बात होती रहेगी क्योंकि अभी टूर्नामेंट जारी है। इस वक्त जो हम देख रहे हैं दुनिया भर में आवाज़ उठाई जा रही है, एहतजाज किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि जो इसराइल की जानिब से बर्बरियत का सिलसिला जारी है। इसराइल की हठधर्मी बरकरार है, और ये लास्ट ईयर अक्टूबर से ये सिलसिला शुरू हुआ था और अब तक जारी है। रियासती दहशतगर्दी में हर दिन तेज़ी आती जा रही है। गुज़िश्ता रोज़ भी जो फ़ौज है उसने हमास के सरबराह के घर पर बमबारी की, जिसमें इस्माइल हानिया की बहन समेत ख़ानदान के 10 अफराद शहीद हो गए। तो अब तक इनके ख़ानदान के 69 अफराद शहीद हो गए हैं, और ये तो एक अलग इनकी जंग है। दूसरे ये कि जो स्कूल हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जो खैमा बस्तियाँ हैं, उनको भी निशाना बनाया जा रहा है। यहाँ पर बच्चे हैं, ख़वातीन हैं, और जिस तरीके से हॉस्पिटल्स में सूरत हाल हम रिपोर्ट करते रहे कि वहाँ पर लोगों को ज़मीन पर लिटाकर उनका इलाज किया जा रहा है, वहाँ पर एनेस्थेजिया नहीं है लोगों के लिए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो ये सब तादाद अब 37,700 तक पहुँच गई है। 86,230 से ज़ायद ज़ख्मी हैं, और इनमें निस्फ तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। और आप ये देखिए कि 21,000 फ़लस्तीनी बच्चों के लापता होने का भी इंकशाफ हुआ है। और फिर इसके साथ साथ अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक बच्चों के हुकूक और फलाह व बहबूद के लिए काम करने वाली आलमी तंजीम जो है सेव द चिल्ड्रन का कहना है कि गज़ा जंग के नतीजे में जो हज़ारों बच्चे लापता हैं वो या तो तबाहशुदा इमारतों के मलबे तले दबे हुए हैं, या उन्हें किसी इज्तिमाई कब्र में दफना दिया गया है, ठीक है, या फिर उन्हें इसराइली फ़ौजी कैद करके हिरासत में लेकर या उनको अगवा करके ले गए हैं। सेव द चिल्ड्रन के नुमाइंदे का कहना है कि यह हज़ारों बच्चे दौरान जंग अपने वालिदैन से बिछड़े, और में बच्चों की एक नामालूम तादाद भी है। और कम से कम 17,000 बच्चे अपने ख़ानदानों से बिछड़ गए हैं, जबकि 4,000 बच्चे घरों और इमारतों के मलबे तले दबे हैं। तो ये जो पूरी तादाद है, इस पे सेव द चिल्ड्रन ने ये इंकशाफ किया है। अब इस पे भी अगर जो कहते हैं ना, जो ममालिक बनते हैं कि हम चैम्पियन हैं आलमी इंसाफ के, इंसानी हुकूक़ के, उनकी आवाज़ें इस पर भी नहीं आएंगी
तो फिर हम यही कह सकते हैं कि जो आलमी ज़मीर है वो मुर्दा हो चुका है। अब एक नया और इंकिशाफ हुआ है और इसमें भारत की इन्वॉल्वमेंट नज़र आ रही है। भारत मुसलमानों पर अपने मुल्क में ज़िंदगी तो तंग कर ही रहा है, मकबूजा कश्मीर में जो कर रहा है वो हमारे सामने ही है। ऐसे में गज़ा से ये रिपोर्ट हो रहा है कि मज़लूम फ़लस्तीनियों की जो नस्ल कुशी है उसमें भारत अब हिस्सेदार बन गया है। साबिक इसराइली सफ़ीर ने इंडिया और इसराइल का गठजोड़ बेनकाब किया, यानी वो इसराइली मीडिया पर आए, उन्होंने इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू में डैनियल कार्मोन ने कहा कि कारगिल जंग में इसराइली ताउन के जवाब में भारत अब गजा जंग के लिए इसराइल को असलहा फराहम कर रहा है। अंदाज़ा करें। और फिर उसके बाद बड़ी तादाद में हर्मेस 900 फराहम किया जा रहा है। मैं हैरान ये हो रहा हूँ कि अभी मई में स्पेन ने एक माल बरदार बहरी जहाज़ को भारत से इसराइल जाते हुए रोका था, जिसमें 27 टन फौजी सामान मौजूद था। और फिर ये है कि ये आपको याद होगा करगिल की जब वॉर थी तो उस वक्त भी इसराइल की जानिब से भारत को फैसिलिटेट करने की कोशिश की गई थी। अब हमारे पास मतलब ये सारी चीज़ें सामने आ चुकी हैं और हमें एक गठजोड़ दिखाई दे रहा है मुस्लिम कंट्रीज़ के अगेंस्ट, ये इसराइल हो, भारत हो, अमेरिका हो, या नज़र आता है। तो हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं दिफाई तजियाकार ब्रिगेडियर रिटायर्ड राशिद वली जंजुआ साहब। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ब्रिगेडियर साहब। हम ये देख रहे हैं कि पहले तो हम ये देखते थे कि भारत की जानिब से मुलाकातें भी की जाती थी इवन फ़लस्तीनी अथॉरिटी से और उनकी रहनुमाओं से भी, लेकिन अब ये खुल कर ये चीज़ सामने आ चुकी है कि भारत की असल जो वफादारियां हैं वो इसराइल के साथ हैं और ये एक तरह से मुस्लिम दुश्मनी में सब एक साथ दिखाई देते हैं। व्हाट आर योर थॉट्स? जी बिल्कुल, भारत और इसराइल का जो गठजोड़ है वो बहुत पुरानी और ये गठजोड़ कारगिल की जंग में हमारे साथ था, जब मिराज 2000 एयरक्राफ्ट्स पे लाइटनिंग पॉड्स और प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशंस उन्होंने पाकिस्तानी पोजीशंस पे हमले किए थे और इसराइल मुमदो मुआवन था और एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल उसने अदा किया था भारत को स्टेबलाइज करने में, क्योंकि उस वक्त इनकी हालत काफ़ी दरगर्गों थी। उसके बाद से इनकी कंटिन्यूअल डिफेंस कोलैबोरेशन है और 46% जो एक्सपोर्ट्स हैं डिफेंस के इसराइल के वो इंडिया को जा रहे हैं और 2001 से लेकर 21 तक 4.2 बिलियन जो है यूएस डॉलर्स वर्थ उसकी जो आर्मामेंट है वो एक्सपोर्ट हो चुकी है। तो ये इनमें डिफरेंट डिफेंस कोलैबोरेशंस हैं जिसमें वेपन कंपोनेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं, रेडार्स हैं, यूएवीज हैं और तो वो जॉइंट प्रोडक्शन उसकी तरफ भी जा रहे हैं और इनका गठजोड़ बहुत पुराना है। 2018 में नेतन्याहू ने दौरा किया था और एक स्ट्रेटेजिक इनके दरमियान डिफेंस कोलैबोरेशन डील हुई है और इंडिया ने मेरे ख्याल है कारगिल को जो हेल्प मिली थी इसराइल से उसके बाद इसराइल को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस वक्त गाजा में वो एक 27 टन तो फ़ायदा तो इंडिया को भी पहुंच रहा है, जो हथियार की सप्लाई करके वो पैसे वहाँ से बना रहे हैं। सो ये आप समझते हैं प्योरली हेट्रेड है अगेंस्ट मुस्लिम इन दोनों कंट्रीज़ का, या इनके अपने माली मफाद भी यहाँ पर मैटर करते हैं? दोनों चीज़ें हैं जी, हेट्रेड भी है और ये एक रीजनल सरोगेट बना हुआ है भारत ग्लोबल वॉर कॉम्पिटिशन में और इसराइल जिस तरह के मिडल ईस्ट में एक रीजनल जेंडार्मी का रोल अदा कर रहा है, इसी तरीके से यहाँ पे भारत साउथ एशिया में वो किरदार अदा कर रहा है और चाइना के खिलाफ भी और बाकी जो ममालिक हैं जो पाकिस्तान जैसे जो एक इंडिपेंडेंट आज़ाद व्यू पॉइंट रखते हैं उनके खिलाफ। और दूसरा वो हेट्रेड डेफिनेटली है, दोनों ममालिक जो हैं उनकी मुसलमानों के खिलाफ जो हिंदुओं की हिंदुत्व आइडियोलॉजी वो तो अभी हमने देख ही लिया इलेक्शन में कि किस तरीके से मोदी ने भरपूर कोशिश की है कि एक कम्युनल कार्ड खेलें मुस्लिम दुश्मनी पे, तो वो तो कोई झुकी छुपी बात नहीं है, उसको जो मर्जी डिप्लोमेटिक नाइस्टिस का जामा पहुंचाएं पहना लें, बट दर हकीकत बात तो यही है कि वो उनमें मुसलमानों के खिलाफ उनके दिल में सर, तो मुझे एक बात बताइए, उसका इजहार वो प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन, लेकिन व्हाट कैन बी डन, व्हाट कैन बी डन? एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है और उसमें एक ऐसे एग्रेसर को हेल्प करना जो निहत्ते फलस्तीनियों पे बमबारी कर रहा है, अस्पतालों को तबाह कर रहा है और एक पूरा जो किसी सिचुएशन है जो वहाँ होने वाली है उतनी हालत में
ये इनकी जो उसको इस्लाह तरसील जारी है। ये तो मेरा ख्याल है अगर इस चीज़ को दुनिया में हम उन फोरम्स पे ले जाएं तो ये तो एक तो राशिद साहब किया क्या जाए क्योंकि अमेरिका को तो कोई रोक टोक नहीं कर सकता, लेकिन भारत पे तो बहुत सारी कंट्रीज़ का इन्फ्लुएंस है। सऊदीया, यूएई, इनके अच्छे बिजनेस ताल्लुकात हैं, तो बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, इन चीज़ों से रोका जा सकता है। जी बिल्कुल। देखें अभी जो गल्फ कंट्रीज़ हैं वहाँ पे कितना डायस्पोरा है इंडिया का, और उस पर इन्फ्लुएंस आना चाहिए। और ये वो उस सूरत में हो सकता है ना कि हमारे जो गल्फ के ममालिक हैं, स्पेशली सऊदी अरेबिया, वो एक ऐसा स्टांस लें ताकि भारत को भी मालूम हो कि उसको कोई कॉस्ट इसकी पे करनी पड़ेगी। True. और अगर वो ना हुआ तो फिर तो ये सिर्फ बट इट डजंट सीम लाइकली सर, नहीं जमा खर्च होगा ना। इट डजंट सीम लाइकली कि ऐसा होगा। जी कैन यू रिपीट? जी मैं ये कह रहा था कि ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा। जिस तरह से माली मुफादात और ये सारे मुफादात आपस में मिल के अगेंस्ट मुस्लिम्स यूज होते हैं अनफॉर्चुनेटली, सो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट फॉर देम। अनफॉर्चुनेटली ऐसा ही है क्योंकि इकोनॉमिक मुफादात जो है वो ट्रम्प कर ह्यूमैनिटेरियन कंसिडरेशंस को, मुसलमान भाईचारे को। मगर ये एक बहुत ट्रैजिक सिचुएशन है, बदकिस्मती है मुसलमान ममालिक की भी और फ़लस्तीनियों की भी कि एक ऐसा यूनाइटेड टेंजिबल कोई फ्रंट नहीं नज़र आया जो भारत जैसे उनकी भी कोई रख सके और दुनिया को भी बावर करा सके। इनसे तो बेहतर ये साउथ अफ्रीका जैसे ममालिक कम से कम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में वो इशू को एजिटेट ऐसे ही होना चाहिए, तो कॉन्क्रीट चीज़ सामने आई है। चलिए जी, थैंक यू सो मच। राशिद वली जंजवास हमारे साथ थे और ये बड़ी एक चश्मकुशा इंकिशाफ हुआ है। और ज़ाहिर है उम्मीद तो यही की जा सकती है कि जब लोग एहतजाज कर रहे हैं तो इन चीज़ों को भी मद्देनज़र रखें कि कौन कौन से मुल्क हथियार सप्लाई कर रहे हैं या भी किसी भी किस्म की रिसोर्सेज फराम कर रहे हैं इसराइल को, और इसराइल की बर्बरियत जारी है। और ज़ाहिर है कि कोई देखने वाला नहीं। आप देखें ना कि माली मफादात हो गए, मुआशी मफादात हो गए, तिजारत वाला ये सिलसिला तो हमने उस वक्त कश्मीर वाले मामले पर भी देखा था। और उस वक्त हमने उस पर आवाज़ उठाई थी कि भाई ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। एक के बाद एक मुल्क जो है वो उठ के किसी भी मुल्क के खिलाफ खड़ा हो जाता है, और जहाँ पर ट्रेड एग्रीमेंट्स ज़्यादा होते हैं तो और जिस तरह के मनाजिर हम वहाँ से देख रहे हैं, जिस तरह की तस्वीरें आती हैं, वीडियोज़ आती हैं, जिन हालात में ये मासूम फ़लस्तीनी अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये बड़ा अलमिया। अगर इसके बावजूद भी लोग नहीं जागेंगे तो फिर कब जागेंगे? अच्छा जी, व्हाट इज़ नेक्स्ट नाउ? जी बस अब ये है कि एक खबर जो है वो हमारे पास आ रही है और वो खबर हम अपने नाज़रीन से शेयर कर देती हूँ अगर आप इजाज़त दें तो। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर के खिलाफ बताया जा रहा है कि नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस है। ये एहतसाब अदालत के जज की अदम दस्तयाबी के बाइस समाअत 30 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। सो वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह दीगर के खिलाफ नूरियाबाद पावर प्लांट रेफरेंस, तो जज साहब की अदम दस्तयाबी के बाइस समाअत 30 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। चलें जी, यहाँ पर एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। चलें जी, इस वक्त आपको बराह रास्त दिखाते हैं वज़ीर आला सिंध असम्बली में इस वक्त इज़हार ख्याल कर रहे हैं। 760 टन मिट्टी डाली गई है और इस वक्त जो कनाल का हमारा पॉन्ड लेवल था, जब ये वाक़या हुआ तो 199.5 था सक्कर बराज का रिड्यूस लेवल पानी का। उसको घटा के 7-7.5 फीट कम करके हमने 192 पे लाए थे। पहली स्टेज में इसको 195 पे ले जाएंगे, हमारे कनाल चलने शुरू होंगे, नॉट एट फुल कैपेसिटी। और जैसे ये होगा तो केसॉन उधर पड़ा हुआ है, वो फ्लोट करके लाना पड़ता है और फिर उसको उधर सिंक करना पड़ता है बराज के अपस्ट्रीम पे, ताकि वो चेंबर वाटर टाइट हो। मकसद ये होता है कि उस चेंबर को वाटर टाइट करना है और बाकी गेट से पानी फिर जाना शुरू होगा। गेट्स हम लोअर डाउन करेंगे ताकि उन पर प्रेशर जो आए, और पहली स्टेज में 195 पे लेके आएंगे हम पॉन्ड लेवल, और इंशाल्लाह जब केसॉन पूरा आ जाएगा अपनी जगह पे तो 199 पे लाएंगे। कल मिनिस्टर साहब ने बताया भी था कि 20 जुलाई को एक्सपेक्टेड है कि हमें गेट मिल जाएगा फ्रॉम कराची शिपयार्ड,
लेकिन हम एक ऑल्टरनेट भी कर रहे हैं कि जो पुराना एक गेट निकाला हुआ है अगर उस वक्त तक ना आए, इसलिए कि ये केसॉन जो है, केसॉन उसको वाटर टाइट करता है, इट इज़ नॉट, नहीं तो बड़ा अच्छा होता वही लगा देते, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है ये। अगर पानी की जो फ्लो है बढ़ गया और जो कि एक्सपेक्टेड है, आप सबको पता है कि बरसातें हो रही हैं और गर्मियाँ हुई हैं, बर्फ़ पिघलेगी, पानी बढ़ेगा, तो ये शायद केसॉन ना विथस्टैंड कर सके और हमें और प्रॉब्लम हो गेट को रिप्लेस करने में। तो हम वो गेट दूसरा भी एक ऑप्शन देख रहे हैं कि हम जल्दी उसको, अगर 20 जुलाई तक हम नहीं एक्सपेक्ट कर रहे कि इतना पानी आएगा, लेकिन उसके बाद हम उसको भी बंद कर दें। तो मैं एक बार फिर इरिगेशन का अमला, हमारे मजदूर और मिनिस्टर साहब, मिनिस्टर आपको पता होगा जिस वक्त ये वाक़या हुआ था इधर से उसी वक्त निकल गए, तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, बताया कि ये इशू हुआ है, उन्होंने कहा मैं जाना चाहता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल आप जाएँ असेंबली सेशन, दो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। मैं हमेशा कहता हूँ, अपने मिनिस्टर से कहता हूँ कि असेंबली के टाइम पे, ख़ास तौर पे बजट के टाइम पे कोई और कमिटमेंट्स ना रखें, लेकिन ये कमिटमेंट ऐसी थी कि उन्हें जाना ज़रूरी था और वो उधर पहुँच गए टाइमली और उन्होंने खुद सुपरवाइज़ किया है और वो काम देखा है। और साहब तुमने काम इतने दे दिए, कल एक्निक की मीटिंग होने जा रही है और हमारे प्रोजेक्ट्स, और मैं इस पर बात करूंगा जब मेरी बारी आएगी कि क्या इश्यूज़ थे। तो मैंने उन्हें कहा है कि वो आज फिर बाय रोड चले जाएंगे इस्लामाबाद रात को, ताकि वो कल एक्निक अटेंड करके फिर वापस सक्खर आ जाएंगे और इसको सुपरवाइज़ करते रहेंगे जब तक बिल्कुल इंशाल्लाह ताला ये काम हमारा कंप्लीट नहीं हो जाता। तो कल उन्होंने बात की थी सिंध के लोगों की रेजिलियंस की, ये कहीं और होता ना तो आप बातें ही कुछ और। अच्छा, इधर भी बड़े मज़ेदार बातें थी ना, मीडिया देख लें, इवन बहुत ही एहतराम के साथ, जिन लोगों को कुछ पता नहीं होता कि है क्या चीज़, वो अपनी अपनी कहानियाँ देनी शुरू कर देते हैं। लेकिन हम इन पे नहीं, अगर हम, मैं सारा दिन, मैं ये मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन को कहता हूँ कि सारा दिन अगर मैं मीडिया पे तवज्जो दूँ तो मेरा काम कब करूँगा, वो इसीलिए मैं जवाब ही नहीं देता। अक्सर आपने देखा होगा मैं अपने काम से काम रखता हूँ, मेरा नहीं है कि इधर तस्वीर आ जाए, इधर भाग जाऊँ, उधर दौड़ जाऊँ और दिखाता रहूँ। जो ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी कर लूँगा, वो करके भी दिखा दूँगा अगर ऐसा करना हुआ। अगर ये आप समझते हैं कि होता है एक काम करने का या एक्टिविटी शो करने का कि जी मीडिया पे ज़्यादा आएंगे तो आप ज़्यादा काम कर रहे हो, अल्लाह ताला का शुक्र है। मैं आई डोंट वांट टू स्टार्ट माय बजट स्पीच राइट नाउ। अल्लाह ताला का शुक्र है कि जिन लोगों को हमने, जिन लोगों के सामने हम अकाउंटेबल हैं वो सिंध के लोग हैं और ये सूबाई असेंबली जिसके सामने मैं अकाउंटेबल हूँ। मैं आपके सामने वो अकाउंटेबिलिटी, इट इज़, डॉक्टर साहब है नहीं, मैं खैर वो बाद में, अभी फिर मेरी बातें सारी निकल जाएंगी। अभी हम अकाउंटेबल हैं सिंध असेंबली को और इस सिंध असेंबली के थ्रू अल्टीमेटली सिंध के लोगों को, और ये सिंध के लोगों ने फैसला अपना एक बार नहीं, दो बार नहीं, 1970 से जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ने शुरू किए, सिंध में सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है। और अगर कभी हमारी हुकूमत नहीं आई है तो तीतर बटेर सब इधर उधर से मिला जुला के ना ऐसी हुकूमतें बनाई गई हैं जिन्होंने प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं। तो सिंध के लोगों को मैं फिर जवाबदेह हूँ, अल्लाह ताला के बाद अपनी लीडरशिप को और सिंध के लोगों को जवाबदेह हूँ और इंशाअल्लाह ताला हम सिंध के लोगों की उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। ऐसे मसले आते रहते हैं, लेकिन मैं कई बार बताता हूँ, एक फ्लड आया था, छोटा सा फ्लड आया था, आपको शायद जो राइट बैंक वाले मेरे दोस्त हैं डॉक्टर सिकंदर को याद होगा, या राइट बैंक में जो हमारे लाड़कानो कंबर शदातूट के लोग हैं, छोटा सा फ्लड है 2007 में, 2000 उस अपोजिशन के ज़माने में जब हम अपोजिशन में थे और जो लोगों की हालत हुई थी। उसके बाद 2010 में फ्लड आया, 11 में, 12 में, 20 में, 22 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, लोगों के साथ खड़ी रही। और इंशाल्लाह ताला इस मुश्किल वक्त में जो ये आया था, मुझे पता है, इधर बैठे हैं, अभी पहुँचे नहीं हमारे मेंबर, एक जब ये गेट का वाक़या हुआ था तो उन्होंने मुझे अगले दिन फ़ोन किया कि आप इधर क्या कर रहे हैं, आप चले जाएँ सीधा जाके उधर मुआयना करें। मैंने कहा नहीं भाई, जिनको काम करना, मैं सिर्फ फ़ोटो खिंचाने नहीं जाऊँगा। मैं गया था उधर, जब वो काम हो गया, मेरा सक्खर का वैसे ही एक विज़िट हुआ तो मैंने जाके काम का मुआयना किया, लेकिन मैं कांटेक्ट में था और मुझे भरोसा था कि मेरा मिनिस्टर और हमारे लोग उधर मेरे साथ थे, शर्जील मेमन साहब साथ थे, नासिर शाह साहब साथ थे, ज़िया लंजार साहब साथ थे,
एक चीफ इंजीनियर इरिगेशन का इन्होंने पहचाना नहीं, और सब जानते हैं उसको। उसकी जो हालत थी 51-52 डिग्रीज में वो पहने का, और उसने अपने आप को ठंडा करने के लिए पानी डाला उधर सर पे, और वो खड़ा था। मिनिस्टर कुर्सी लगा के उधर बैठा हुआ था। ये है पीपल्स पार्टी तो काम करती है। और जब तकरीर करनी हो तो तकरीर करना भी जानते हैं, इंशाल्लाह ताला वो भी करके दिखाएंगे। पता नहीं क्यों शब्बीर आया नहीं है हमें वो परेशान कर दिया तब से। आ जाएगा, इंतज़ार करते हैं। तो स्पीकर साहब, मैं आपको और आपके तरफ से ऐवान को और सिंध के लोगों को मुबारकबाद देता हूँ कि आपकी हुकूमत ने, सिंध के लोगों की हुकूमत ने, बिलावल भुट्टो जरदारी, आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत ने लोगों की जो उम्मीदें उन पर पूरा उतरी। और इंशाल्लाह ताला, प्रॉब्लम है, कल निसार खोड़ो साहब ने कहा था कि हमारी इस वक्त जो राइस पैडी की फसल की बीज सूख रहे, इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी कि नुकसान ना हो। और मैं वो बताऊंगा कि सिंध हुकूमत क्या कर सकी है पिछले 5 साल में, और इतना जो हमने किया है, जो नज़र आ रहा है। नासिर भाई आपको भी बताएंगे, प्रीडी की कॉलेज का भी बताएंगे, अस्पताल की बताएंगे, फिर सब बताएंगे आपको जवाब। बहुत बहुत शुक्रिया। ऑलराइट जी, तो आपने देख लिया वज़ीर आला सिंध की गुफ्तगू। अब हम आगे बढ़ते हैं और अब मुलाकात हम कराने जा रहे हैं आपकी एक ऐसे मार्शल आर्ट से जो गए तो थे चैम्पियनशिप जीतने, इवेंट में खेलने के लिए, लेकिन वहाँ पर उन्हें रेफरी के फ़राइज़ अंजाम देने पड़े, उन्हें रेफरी बना दिया गया। लेकिन उनकी जो ख्वाहिश थी गोल्ड मेडल जीतने की, उन्होंने बतौर रेफरी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। क्या बात है। और सरदार ज़ोएब इंडोनेशिया में होने वाली क्योकिशन काई कराटे चैंपियनशिप में शिरकत के लिए गए थे और 36 ममालिक उसमें शरीक थे, और फिर इस उम्मीद से गए थे कि फाइट करके गोल्ड मेडल जीतेंगे। लेकिन ये हुआ क्या, रेफरी कैसे बने, ये क्या सिलसिला था, ये ज़रा उनसे जान लेते हैं। सरदार ज़ोएब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ये हमें ज़रा बताइएगा कि गए आप किसी और मकसद के लिए, मकसद तो गोल्ड मेडल जीतना था, लेकिन आपकी एक्सपर्टीज़ थी क्योकिशन में, और फिर आप रेफरी बन गए। हाउ डिड दैट हैपन? अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने यहाँ पे इनवाइट किया। हुआ कुछ इसी तरह से था कि हम लोग पाकिस्तान की तरफ से इंडोनेशिया में एक चैम्पियनशिप आ रही थी, वर्ल्ड चैम्पियनशिप, हमने उसमें पार्टिसिपेट करना था एज अ फाइटर। तो जब हम लोग पहुँचे इंडोनेशिया, वहाँ पे जब फ़ाइट से एक दिन पहले ना, क्योंकि आपको पता जब वर्ल्ड कप होता है तो सारी चीज़ें प्री प्लान होती हैं। तो जब हम लोग गए, हम अपने फ़ाइटर रजिस्टर करवा रहे थे, तो फिर उन लोगों ने जो उनकी कमेटी थी उनसे बातचीत हुई। उन लोगों ने हमारा स्पेशली मेरा नॉलेज देखा क्योकिशन के बारे में, तो फिर उन लोगों ने मुझे ऑफ़र की कि आप इस तरह कह रहे हैं कि एज आ रेफरी हमारे साथ ज्वाइन करें। तो ये पहली दफ़ा इस तरह हो रहा था कि पाकिस्तान की तरफ से अगर हम खेलने जा रहे हैं तो वहाँ पे इस तरह की अपॉर्चुनिटी आपको मिले कि आप रेफरी बने। तो फिर मैंने इसको एक्सेप्ट किया। तो वहाँ पे तकरीबन पूरे टूर्नामेंट में रेफरी के फ़राइज़ मैंने, और मेरे साथ जो मेरे सीनियर थे टेक्सला से थे आज़म सर। अच्छा। तो हम दोनों ने ये चीज़ें वहाँ पे रेफरी एज आ रेफरी हम लोगों ने। तो ज़ोएब कितना फिर सराहा गया आपने बतौर रेफरी जो फ़राइज़ अंजाम दिए, और आपका खुद क्या एक्सपीरियंस रहा कि बतौर मार्शल आर्ट्स एक्सपर्ट आप ज़्यादा आपको अच्छा लगता है, या एज ए रेफरी आपका तजुर्बा ज़्यादा अच्छा रहा? देखिए ना, एज आ रेफरी ज़्यादा अच्छा रहा। अच्छा। क्योंकि इतने बड़े इवेंट में, फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड कप में अगर आप रेफरी करवाते हैं तो ज़ाहिर वो लोग जो उनकी कमेटी होती है, जो मतलब इतने कंट्रीज़ के लोग आए थे, हमसे ज़्यादा एक्सपर्ट होते हैं। उन लोगों ने अगर हमारी जो एक्सपर्टीज़ देखी तो उन लोगों ने हमें एज आ रेफरी चूज़ किया ना। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। सरदार साहब, एक और चीज़ है, ये तो जाहिर है कि आपकी एक्सपर्टीज़ और आपकी स्किल सेट और आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम को जाहिर करता है, लेकिन एक इंसान के अंदर एक कम्पेटिटिव सोल होती है, एक हंगर होती है, यू नो, टू फाइट एंड यू नो, तो वो उसका आपने क्या किया फिर? देखिए ना, हम ये जो चांस था ना रेफरी का,
ये मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ओके। क्योंकि इससे पहले ऐसा नहीं हुआ कि फॉर एग्जांपल आप देख लेना, अगर मार्शल आर्ट्स की हिस्ट्री देखें तो ऐसा नहीं हुआ कि आप एज अ फाइटर गए हो और आपकी एक्सपर्टीज़ देख के, आपकी स्किल्स देख के आपको रेफरी का चांस, क्योंकि आपको पता जब वर्ल्ड कप हो रहा होता है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो रही होती है, वो सारी चीज़ें प्री प्लान होती हैं, वो डिसाइड होती हैं, 6 महीने 8 महीने से वो उनकी वो तैयारियाँ वगैरह चल रही होती हैं। तो ऑन द स्पॉट ये चेंजिंग करना और फिर आपको इतना बड़ा चांस मिलना, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो अब आप क्या चाहेंगे? ज़्यादा लगे ज़ुहैब, अब आप क्या चाहेंगे कि वन टाइम आपके पास अपॉर्चुनिटी थी, आप इसे कंटिन्यू करना चाहेंगे? इसके लिए कोई प्रोसेस होता है बाकायदा रजिस्टर होने के लिए, अप्लाई करेंगे, या एज ए फाइटर आप अपनी खदमात अंजाम देंगे? देखना, इस तरह होता है कि फॉर एग्जाम्पल जब वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स होती हैं तो हम लोगों को जो इन्विटेशंस आती हैं तो हम लोग फिर अप्लाई करते हैं, फिर जाते हैं, लेकिन ये सारा अपने ऑन पे करते हैं हम लोग। तो अभी दोबारा से उनके 6 महीने बाद एक और चैम्पियनशिप भी थी, उसमें उन्होंने मुझसे पहले ही उन्होंने कहा था कि हम आपको इनवाइट करेंगे और आज आपको एज अ रेफरी फिर आना पड़ेगा। तो उनका इंशाल्लाह ज़रूर अगर चांस मिला तो फिर इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे पाकिस्तान की तरफ से। ज़बरदस्त, थैंक यू सो मच सरदार ज़ुहैब, हमारे साथ मौजूद थे। और देखिए ऐसे भी होता है कभी कभी किस्मत जो है वो आपको एक डिफरेंट पाथ पे ले जाती है। भाई एक्सपर्टीज़ जो है वो बड़ी मैटर करती हैं, और एक्सपर्टीज़ आप ये देखें कि क्या ज़बरदस्त सिलसिला कि आप गए फाइटिंग के लिए, लेकिन इस बार उनका सोच यही थी कि वो जाएंगे एज अ रेफरी नुमाइंदगी करेंगे पाकिस्तान की। तो चलें जी, कमाल है वैसे। तो ऐसे तरक्की भी हो सकती है। अच्छा, इससे पहले जब हम प्रोग्राम के आगाज़ में, क्योंकि सब जिससे आप हालचाल पूछें ना, आप किसी से सड़क चलते ही पूछ लें क्या हाल है, कैसी तबीयत है, फ़ोन करके पूछ लें, कहेंगे गर्मी बहुत है। सबका एक जवाब है बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी। सो इस गर्मी में जो हमारा एक मुतालबा था वो हम ये देख रहे हैं कि जो हमारे रेंजर्स के जवान हैं उन्होंने पूरा कर दिया। अब जगह जगह हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए अहम शाहराहों पर, अवामी मकामात पर सेंटर्स कायम कर दिए गए हैं। अब बाकायदा तौर पर कैंप्स लगाए गए हैं जहाँ पे ठंडा पानी और शरबत भी होगा। तो नज़ीर शाह इससे मुतालिक हमें मज़ीद बता रहे हैं, बताइएगा जी। बेहाल थे, जिसके बाद सिंध रेंजर्स ने आवाम की सहूलत के लिए अहम कदम उठाते हुए कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हीट स्ट्रोक सेंटर्स कायम किए हैं, जहां पर उनको ठंडे पानी और शरबत पिलाया जा रहा है। और ये शहर की अहम शराहों और अवामी मकामात पर ये लगाए गए हैं। तर्जुमान रेंजर्स का कहना है कि इन हीट स्ट्रोक सेंटर पर सिर्फ शरबत और पानी नहीं बल्कि रेंजर्स के डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ भी मौजूद है, जो शहरियों को गर्मी से बचाव के लिए मुख्तलिफ तिब्बी सहूलियात फराहम कर रहे हैं। इस कैंप में ठंडे पानी की बोतलों के साथ ORS के पैकेट्स और ड्रिप्स और दीगर मुख्तलिफ अद्वियात भी मौजूद हैं। और शहरियों की बड़ी तादाद रेंजर्स हीट स्ट्रोक सेंटर से इस्तेफादा हासिल कर लिए। और तर्जुमान रेंजर्स का ये कहना है कि जब तक हीट वेव चल रही है तब तक इन सेंटर्स को कायम रखा जाएगा। जी ठीक है नज़ीर, थैंक यू सो मच। नज़ीर हमें आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। और ज़बरदस्त और अच्छा इकदाम है। और इसके बाद अब हम ये भी बता दें कि हुकूमत ने भी ये डिसाइड किया है कि आवाम की सहूलत के लिए जगह जगह इस तरीके से कैंप, 77 हीट वेव मराकज़ और कैंप्स लगाए गए हैं। तो चांद नवाब हमें इस हवाले से मजीद बताएंगे। जी चांद नवाब, बताइएगा क्या सहूलियात हैं? जी बिल्कुल, शहर में हीट वेव की वजह से सिंध हुकूमत ने शहर के हर डिस्ट्रिक्ट में हर स्टॉप पर जो है कैंप लगाए, जहाँ ठंडा पानी और ORS भी रखा गया, पैरामेडिकल स्टाफ डॉक्टर्स भी होगा, और आवाम के लिए ठंडे पानी की बोतलें और जूसेस का भी इंतजाम किया गया है। 77 से ज़्यादा मुकामात पर ये कैंप सिंध हुकूमत की जानिब से लगाए गए हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका चांद नवाब, आपने हमें सूरत हाल से आगाह किया। 77 हीट वेव मराकज़ कायम किए गए। आई एम श्योर कि ये बगैर किसी कीमत के होंगे। हाँ। पता चले पहुंचे और फिर कहें पैसे निकालो। अवामी सहूलत, वो तो हमने इसलिए सपोर्ट किया कि तुम्हें चाहिए था, लेकिन अब चूंकि होश में हो, अवामी सहूलत के लिए इसमें पैसे चार्ज नहीं होंगे। अब इतना भी नहीं हो रहा। चले जी, बहुत अच्छा इकदाम है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। काम हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, बड़े अच्छे तरीके से हम काम कर रहे हैं। उन्होंने टास्क फोर्स भी बना ली है, प्रोविंशियल टास्क फोर्स, जो कि जिसमें हमारे मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को उन्होंने शामिल किया एक साथ। उसमें हमारी पुलिस भी है, हमारे फेडरल लेवल पे जो है ANF भी है, उसको भी शामिल किया है। एक और चीज़ ये हमारे है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं। खलीक साहब, मैं एक चीज़ जानना चाह रहा था कि ये सिर्फ KP की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल पूरे मुल्क में ये सिचुएशन है कि तमाम तर इक़दामात बज़ाहिर होने के बावजूद अब क्रिस्टल मेथ से लेके हर तरह का नशा यहाँ पर बासानी दस्तयाब है। और भले अब तो ये सुनते हैं कि कोड वर्ड्स की सूरत में भी, और अब ये व्हाट्सएप और ये जो सोशल मीडिया के थ्रू इनका इस्तेमाल मज़ीद आसान हो गया है क्योंकि ट्रेसिंग बहुत मुश्किल हो गई है।
तो इसमें बच्चे बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। स्कूलों की हद तक भी ये नशा पहुंच चुका है और उनको तरह तरह की चीज़ें करके उसको बेचा जाता है कि इससे तुम्हारी याददाश्त अच्छी होगी, इससे इम्तिहान में अच्छे परफॉर्म करोगे, जो सोशल प्रेशर उनके ऊपर होता है और वहाँ से उनको आदत लगती है। तो किस तरीके से इस अफरियत का सामना करेंगे आप लोग कन्वेंशनल वेज से हट के? देखिए, मैंने जिस तरह आपको बताया कि हमारे लेवल पे, हमारे सूबे के लेवल पे हमने जो वज़ीर साहब की तरफ से जो टास्क फोर्स अनाउंस की गई है, इसमें हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के हेड्स को भी शामिल करेंगे और साथ साथ जो है हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम साथ शामिल कर रहे हैं। ये मामला थोड़ा सा लंबा है, मतलब इसको जिस तरह से पहले टैकल किया जाता था, अभी इसको हम सही तरीके से इंशाल्लाह टैकल करेंगे। और इसमें जो जिस तरह आपने कहा कि आसान ज़रिया बन गया है, ज़रिया माश भी लोगों के लिए बन गया है और साथ साथ आसान हो गया है लोगों तक पहुंचाने का जो ज़रिया है, तो उसको हम इंशाल्लाह अभी टैकल कर रहे हैं। हमारे सूबे के लेवल पे तो हम इसको बड़ा अच्छा तरीके से हमने टैकल भी किया है। हम एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जिस पे ज़्यादा बात नहीं की जाती, वो ये है कि ठीक है क्रैक डाउन हो रहा है, इन लोगों के लिए पकड़ने के लिए तरीक़ाकार अपनाए जा रहे हैं, लेकिन जो नशे के आदी अफराद हैं, एक बार उनको आप इस लत से निकालें तो उन्हें रिहैब के लिए सेंटर्स चाहिए। उनकी तादाद हमारे यहाँ नहीं है, उस पर बात नहीं होती है कि रिहैब की कितनी ज़रूरत है ताकि वो उस तरफ दोबारा न जा सके। इस पर मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे सूबे में अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो रिहैब्स के हवाले से वज़ीर आला साहब की हिदायत पे यहाँ पे बाकायदा जितने स्ट्रीट्स और बाज़ारों में और मुख्तलिफ़ जगहों में जिस तरह के एडिक्ट्स थे, उनको हमने पूरी कैंपेन चलाई गई है इधर और उनको हमने रिहैब सेंटर्स में एडमिट करवाया है। और इसमें सिर्फ ये नहीं है कि हम जो गवर्नमेंटल रिहैब सेंटर्स में को हमने इसको एंगेज किया है, साथ साथ हमने प्राइवेट रिहैब सेंटर्स को भी इसमें एंगेज किया है, उनके साथ हमने जॉइंट स्ट्रेटजी बनाई हुई है। आप अगर पेशावर का आपका कभी विज़िट हो, आप देखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। इस वक्त मौजूदा टाइम पे भी कोई 1300 से ज़्यादा लोग जो हैं वो हमारे रिहैब में हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं और साथ हमारी जो टीम है वो इसको देख रहे हैं और इसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजी बन भी चुकी है और साथ साथ आगे भी आप देखेंगे बड़ी इम्प्रूवमेंट आएगी इंशाल्लाह। ठीक है, थैंक यू सो मच खलीक साहब, हमारे साथ मौजूद है खलीकुर रहमान और देखते हैं जिस पर मजीद क्या काम होता है। लेकिन आज का दिन इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अलमिया ये भी है कि जब हम कहते हैं ना कि जी पुलिस इनके खिलाफ क्रैकडाउन कर रही है, तो अक्सर और बेशतर देखने में आता है कि इन मनशियात मनशियात फरोशों की सरपरस्ती में यही कानून नाफिज करने वाले जो रखवाले हमारे वो इसकी सरपरस्ती करते हैं नज़र आते हैं। तो हमें फरीद लाखू सवाल इसे रिपोर्ट कर रहे हैं। मंशियात फरोशी का गढ़ बन चुका है। हैदराबाद का शायद ही कोई इलाका हो जहां मंशियात के आदी खुलेआम हीरोइन का नशा करते नजर न आए। इसके अलावा आइस कैंसर बन के तालीम गाँव में फैल चुकी है, मगर पुलिस हो या एक्साइज एंटी नार्कोटिक्स फोर्स अमली कार्रवाइयों की बजाय मंशियात के धंधे की सरपरस्ती करते नजर आते हैं। ये नशा ऐसी चीज है, अच्छे अच्छे घर के बच्चे खत्म हो गए, तबाह हो गए इस नशे के पीछे। 5-5 मिनट पे ड्रग्स चल रहा है, आइस चल रहा है, पाउडर चल रहा है, ये सारे नशे हटा दे। सिंध हुकूमत हो या आईजी सिंध पुलिस, मंशियात मैनपुरी को रोकने के लिए मुसलसल कार्रवाइयों के अहकाम जारी करते नजर आते हैं, मगर अमली तौर उनके अहकाम रद्दी के टोकरी के सिवाय कुछ नहीं होते, जो नए नस्ल को तबाही के दहाने पर ला चुके हैं। पुलिस को चाहिए कि मंशियात के खिलाफ सख्त इक़दाम उठाए ताकि नौजवान नस्ल तबाही से बच सके। कैमरामैन नईम शाह के साथ जाफरीन लाखो, ARY न्यूज़, हैदराबाद। चलें जी, अपना ख्याल रखें, इर्द गिर्द का ख्याल रखें और ख़ास तौर पर गर्मी से बचाव के लिए खुद भी तदाबीर अपनाएं और लोगों को भी कहें कि ज़्यादा पानी पिएं और मनशियात से भी दूर रहें। अल्लाह हाफ़िज़।